स्वागत है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है 100% क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई फी पे नहीं करनी है, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना है और कूपन वाली तो हम बात करते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश आंगडाले है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान, जिसमें हम देख रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 1, जिसका आज सेकेंड एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, आपके जो द्रव्य होते हैं, उनके गुणधर्म कौन से होते हैं और यदि उनके गुणधर्म होते हैं तो हम उसका मापन कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि आज की जो पूरी क्लास है इसमें हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि हमारा ये एपिसोड सेकंड है तो हम पहले एपिसोड की थोड़ी सी बात कर ले कि पहला जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने क्या क्या देखा था। स्टूडेंट्स, उसमें हमने बात की थी कि जो पदार्थ होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी, और हमने ये जाना था कि जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण किस तरीके से होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पदार्थ है या तो शुद्ध होगा, मतलब जिसका रासायनिक सूत्र होगा, या तो आपका मिश्रण होगा जिसका रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं है। और हमने बात की थी कि जो पदार्थ होता है उसकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से हमने बहुत सारी बातों को कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। तो जो पहला हमारा एपिसोड था, जो इस क्लास का पहला, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था, इसमें हमने बात की थी पदार्थ की जानकारी के बारे में। अब चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही जरूरी है। बात समझ में आ गई? इसमें हम बात करने वाले हैं कि पदार्थ जो होता है भाई उसके गुणधर्म क्या होते हैं और उनका मापन कैसे किया जाता है। जो भी आपका पदार्थ है उसके बेसिक जो एकदम आधारभूत गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, और उनका मापन कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ भी भयंकर तो है नहीं, सब कुछ बड़ा ही आसान है। आपको यदि पहले से कुछ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि खाली चीजों को भरना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो नहीं आता तो भी मत होइए परेशान, एक एक करके मेरी कहानी जो है वो ध्यान से आप सुनिए। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में कि भैया आपका जो पदार्थ होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं। रासायनिक गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे तो किस प्रकार से वो अभिक्रिया करता है। भौतिक गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे तो भैया कैसा दिखता है, गंध क्या है, स्वाद कैसा है, टच करने में कैसा फील होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अभी भौतिक गुणधर्म के बारे में, और किसके बारे में? रासायनिक गुणधर्म के बारे में। हम बात करने वाले हैं कुछ और चीजों के बारे में कि भैया भौतिक गुणधर्म यदि होगा तो उसका मापन कैसे करोगे, और यदि आपको उसका मापन करना है और यदि उसमें कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि भौतिक गुणधर्म में मापन की बात जब आप करोगे तो हो सकता है आपको किसी पदार्थ का द्रव्यमान मापन, मान लेते हैं कि एक पदार्थ है, देखो मान लेते हैं कि एक पदार्थ है, इसको मैंने हाथ के ऊपर रखा है ऐसे, तो इसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ तो इसका आयतन होगा, कुछ तो इसका तापमान होगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं? इन सबको हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म, राइट। और इसके मापन करने की बात हम बात करेंगे इस अध्याय में। इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये सारी चीजें जो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी में भी पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट वहां थोड़ा सा डीप में पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ेंगे। चलिए, और किस चीज की बात करेंगे भाई? एसआई मात्रकों की पद्धति कैसे होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको तापमान मापना होता है तो आप कक्षा का तापमान तो डिग्री सेल्सियस में मापते हो, ठीक है, पर जब आपको फीवर आता है तो आप तापमान फ़ारेनहाइट में नापते हो। आप कहते हो ना कि भैया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास कई सारे ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, जिनको हम अलग अलग एसआई यूनिट तो एक ही होती है, अलग अलग इकाई में मापते हैं। मतलब ये कि जब आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको आप मेजर करते हैं किसमें भाई? सेल्सियस में। जब आप बात करेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में कैलकुलेशन की और तापमान की एसआई इकाई की, तो वो ना तो आपकी डिग्री सेल्सियस है और ना ही वो फ़ारेनहाइट है, वो निकली आपकी केल्विन। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक गुणधर्म की बात करेंगे उस गुणधर्म की अलग अलग इकाइयां हो सकती हैं। जैसे कि आप दूरी की यदि बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ जो है अब वो मीटर में भी मेजर की जाएगी, फिट में भी मेजर की जाएगी और इंच में भी मेजर की जाएगी। कुछ इसी तरीके से सेंटीमीटर में भी होगी, मिलीमीटर में भी होगी और किलोमीटर में भी होगी। तो उसके लिए जो है हमने बनाया हुआ है एसआई पद्धति। हमने कहा भैया ऐसा है, बहुत हो गया नाटक, बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है, कोई किलोमीटर की बात कर रहा है, कोई मीटर की बात कर रहा है, कोई यार्ड की बात कर रहा है, कोई फिट की बात कर रहा है, कोई इंच की बात कर रहा है, तो कोई सेंटीमीटर की बात कर रहा है। हमने कहा बहुत नाटक हुआ,
भयंकर वाला कंफ्यूजन है, निपटा देते हैं इस कंफ्यूजन को एक ही बार में और बना देते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट। बात समझ में आ गई? और क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो, हम बात करेंगे कि जो द्रव्यमान है या भार है, ये बेसिकली किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में द्रव्यमान के बारे में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम भार के बारे में बात करेंगे। और यदि एक बात बताओ, आपके पास कोई पदार्थ होगा तो उसका कोई ना कोई आयतन तो होगा ना, और यदि इसका कोई आयतन है तो भाई घनत्व भी होगा, और यदि घनत्व है तो उसका कोई ना कोई तापमान भी होगा। जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया तापमान में परिवर्तन करने से और आपके दाब में परिवर्तन करने से किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें आ जाता है परिवर्तन। बात समझ में आ गई? तो अवस्था में परिवर्तन क्यों आ रहा है? अवस्था में परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके दाब में और ताप में परिवर्तन आ रहा है। कैसे समझोगे? बड़ी सिंपल सी कहानी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये क्या है? ये जल है। क्या सूत्र है भैया? H2O सूत्र है। और इसकी जो अवस्था है वो कैसी है? तो इसकी अवस्था को हमने लिया है द्रव। द्रव्य यानी पदार्थ होता है, द्रव यानी अवस्था होती है। कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, राइट? अब भैया इसमें जल भरा हुआ है, कहां भरा है जल? ये लो, ये लो, ये लो। डिब्बा बनाएंगे? ये बनाए डिब्बा? नहीं यार, काले कलर का बनाएंगे। रुको, ये बनाए एक डिब्बा। क्या डालोगे? पानी डालेंगे? रुको, डालते हैं पानी, पहले डिब्बा तो बनाने दो। ये बन गया आपका डिब्बा। इसके अंदर डालते हैं पानी, यानी कि द्रव। कहां गया डिब्बा? तो ये रहा भैया डिब्बा। टान 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 टान, पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया, खेल हो गया खत्म। अब डाल दिया इसके अंदर पानी। अब इसको क्या करते हैं? नीचे से लगाते हैं आग, नीचे से लगाते हैं आग, मनाते हैं इसका हैप्पी बर्थडे। ये जलाई मोमबत्ती और लगा दी आग। थोड़ी देर बाद, समय बाद क्या होगा? जब आप इसको ऊष्मा दे रहे हो, क्या दे रहे हो भाई? ऊष्मा दे रहे हो ना। अब थोड़ी देर बाद जब तापमान में परिवर्तन आएगा तो अब ये जल नहीं रहेगा, ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाष्प। एक और नाम बताऊं, भाप। तो ये बन जाएगा वाष्प, और क्या बन जाएगा आपका? भाप बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसका सूत्र भी वही रहेगा, पर अब जो है इसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो सिंपल सी कहानी है, इसकी जो अवस्था है वो हो जाएगी आपकी गैसीय अवस्था। हुआ क्या? ध्यान से देखना क्या हुआ। डिब्बा तो वैसा का वैसा ही है। डिब्बा जो है उसने बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं किया अपने आप को, पर आपका जो द्रव्य था, अंदर जो द्रव्य भरा था, जो कि द्रव अवस्था में था, जिसको आप जल कह रहे थे, बात समझ में आ गई? उसके साथ कुछ तो हुआ, और उसके साथ जो हुआ वो ये है कि अब भैया जल के जो कण हैं वो दूर दूर एकदम आपको लाइट दिख रहे होंगे वीडियो में। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, पहले कण बड़े पास पास हुआ करते थे, पहले जो थी कण बड़े ही पास पास हुआ करते थे, इसलिए हम ऐसे बनाते थे। अब क्या हुआ? तापमान बदलने से जो कण है वो बहुत दूर दूर चले गए। तो पहले कैसे थे? तो पहले पास पास थे, पहले पास पास थे। अब कैसे हो गए भाई? दूर दूर हो गए। अब कैसे हो गए? तो ये हो गए आपके दूर और दूर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तापमान में परिवर्तन करेंगे, ये सब पढ़ने वाले ना आज की क्लास में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तापमान में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण जो है आपके दाब में भी परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ एक ऐसी चीज में जिसको पढ़ते हुए, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए, जिसको बढ़िया से समझते हुए हम यहां पर आए, और उसको हम कहते हैं भैया अवस्था में परिवर्तन। तो तापमान बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? अवस्था बढ़ेगी, अवस्था में परिवर्तन आएगा। बात समझ में आएगी? तो इस तरीके से हमने बहुत सारे उदाहरण पहली वाली क्लास में देखे थे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसके पहले वाली जो वीडियो है उसकी लिंक हालांकि होगी डिस्क्रिप्शन में, फिर भी इसके क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसके पहले वाली जो क्लास है, जो एपिसोड नंबर 1 है हमारा पहले अध्याय का, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद वाले पार्ट को भी कैसे एक्सेस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए भैया, तो ये काम की बात हो गई। चलो, तो हमने ये जान लिया कि तापमान और दाब दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी चीज का अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ गई कहानी? सिंपल है कहानी, नोट कर लो। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये 6 चीजें जो हैं आज ये कवर करेंगे। 50-60 मिनट बड़े बढ़िया तरीके से मेरी बात सुनिए, आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को निपटाने वाला हूं, ठीक है? चलो,
अब जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं, जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनसे घिरे हुए हैं। क्या होती हैं ये? तो जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हो और यदि आप कुछ ऐसे नाम सुनते हो जिनका मापन किया जा सकता है, तो उनको हम भौतिक राशि या फिर गुणधर्म कहते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी, टेम्परेचर, मास, एनर्जी, फोर्स, पावर, हिंदी में करते हैं। ऊर्जा, संवेग, आवेग, प्रवेग, त्वरण, गति, ऊर्जा, कार्य, पावर यानी कि शक्ति, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हैं क्या? ये हैं आपकी भौतिक राशि। इनको हम लोग बेसिक किसी भी द्रव्य के गुणधर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो भौतिक राशियां हैं, इनमें से 7 हमने ऐसी भौतिक राशि निकाल कर रखी है। ध्यान से देखिएगा, 7 ऐसी भौतिक राशि निकाल कर रखी है जिसको हम कहते हैं कि भैया बेसिक है। कैसी है? बेसिक है। तो हमने 7 भौतिक राशियां जो हैं वो बाहर निकाल के रखी हुई हैं और इन 7 भौतिक राशियों से हमारा काम चल जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी 7 भौतिक राशियां हैं उसको एक बार देख लेते हैं और कहानी को जो है आगे लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी करवा देता हूं, फिर इधर तो मैं करवाऊंगा ही, इस टॉपिक में तो मैं करवाऊंगा ही, राइट? बात समझ में आ रही है? द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन में तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो गुणधर्म है कौन से हैं और कौन सी भौतिक राशियां हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। क्योंकि इन 7 भौतिक राशियों से आप जो चाहे, जैसी चाहे वैसी भौतिक राशि का जो सूत्र है, जो विमीय सूत्र है, जिसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हो, वो बना सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो भैया लंबाई। सबसे पहले कौन सी चीज है? तो लंबाई है। तो एक तो आपकी लंबाई हो गई, दूसरा क्या है? समय है। लंबाई हो गई, अच्छा लंबाई हो गई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान थोड़ी होगा, द्रव्यमान होगा। बात समझ में आई? देख लेते हैं। द्रव्यमान थोड़ी होगा, द्रव्यमान होगा भैया, द्रव्यमान। यही है क्या? अरे यार, तो दिक्कत हो गई। कौन सा लिया था मैंने? ये लिया था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी इसी से कर लेते हैं हम लोग, है ना? चलो स्टूडेंट्स, इसी से कर लेते हैं, समय बचाते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है द्रव्यमान नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है, पर वो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान थोड़ी होगा सर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? द्रव्यमान। तो केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी कक्षाओं में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं, पर उसको एक्सेप्ट करना और उसको सुधारना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? चलो भैया, तो पहली तो आपकी लंबाई हो गई, दूसरी आपकी समय हो गया, तीसरा आपका द्रव्यमान हो गया, और देखो वो वहां पे क्या लिखा हुआ है? धारा। एक ऐसी धारा के बारे में आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था जिसको आप करंट या फिर विद्युत धारा कहा करते थे, राइट? तो इसको भी संपूर्ण कर देते हैं हम लोग। यहां पर आ जाएगा विद्युत धारा। उधर पे क्या है? तो भाई तापमान है, जिसको आप टेम्परेचर कहते हो। और कोई भी पदार्थ की जो मात्रा होती है, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल से दर्शाते हैं, राइट? तो किसी भी पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। अब ये तीव्रता किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक बल्ब जल रहा है और आपके सामने एक लेजर लाइट है। कौन सी चीजों को आप आसानी से देख सकते हो? तो भाई बल्ब को आप आसानी से देखोगे, क्योंकि बल्ब की जो तीव्रता है, चमक है, शाइन है, वो कम है। पर यदि आप बात करोगे लेजर के बारे में, तो लेजर की जो चमक है, शाइनिंग है, तीव्रता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा है, आप उसको अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो ये 7 ऐसी राशियां हैं, ये 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी जो भौतिक राशि वाला पार्ट है, ये 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस खेल को खेलते हैं। बात समझ में आई? तो भौतिक राशि की जब भी बात होगी, 7 ऐसे धुरंधर हैं, खिलाड़ी हैं जो इस पूरे खेल का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबाई, जिसका चिन्ह होगा आपका L और जिसकी SI मात्रक होगी मीटर यानी कि M। तो भैया काले वाले में जो है सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है, और लाल वाले में जो है उसकी भौतिक इकाई बनी हुई है। तो बड़े ध्यान से इसको देखना, कंफ्यूज नहीं होना। टेबल भी देखेंगे इसका, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए, तो आपकी जो लंबाई है, राइट, आपकी जो लंबाई है उसका प्रतीक क्या होगा? L होगा। समय का क्या होगा? T होगा। विद्युत धारा का I होगा। तापमान का कैपिटल T होगा। कंफ्यूज नहीं होएगा कोई भी। ये देखो, समय का स्मॉल t और तापमान का क्या होगा? कैपिटल T। बात समझ में आ गई? और पदार्थ की मात्रा का क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स। मोलों की जो संख्या है उसको हम बोलेंगे n से नंबर ऑफ मोल्स। ज्योति तीव्रता क्या होगी आपकी? तो ये होगी आपकी इंटेंसिटी, इसको I न्यू से बोलते हैं।
या IN से भी बोल सकते हैं, ये होती है हमारी इंटेंसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विद्युत धारा I है और तीव्रता आपकी I न्यू या फिर IN है। बहुत आसान, पक्का। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसकी भाई कोई SI मात्रक भी तो होगी ना, तो दुनिया के किसी भी प्रकार की लंबाई की जो SI मात्रक है वो है मीटर। क्यों भैया? किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है और सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, तो जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने बना दिया मीटर। एक और चीज बताते हैं आप लोगों को, देखिए आपका जो ऐसा लिखा हुआ है ना कहीं पर, देखो मीटर की ना स्टूडेंट्स दो स्पेलिंग होती है। ऊपर वाला जो मीटर है ना वो एक प्रकार की डिवाइस युक्ति की बात करता है, जैसे आपके कार में होगा, बाइक में होगा स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, तो ऐसा जो यंत्र है या आपकी युक्ति है, डिवाइस है, इसको आप मीटर कहते हो। बिजली का जो मीटर होता है वो ऊपर वाला है, नीचे वाला जो मीटर है वो ये वाला है। तो लंबाई का जो मात्रक है वो नीचे वाला मीटर है, METRE। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो मीटर है वो नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब समय जो है उसकी SI इकाई क्या है? तो भैया छोटू वाला S है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। द्रव्यमान के लिए हम लेते हैं kg, विद्युत धारा के लिए हम लेते हैं A फॉर एम्पियर। A फॉर एम्पियर, इसको कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा था बढ़िया तरीके से। तापमान के लिए हम लेते हैं K फॉर केल्विन। तापमान के लिए हम क्या लेते हैं? तो भी एक साइंटिस्ट थे, जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, केल्विन एक साइंटिस्ट थे, और इसको हम लेते हैं आपका केल्विन यानी कि आपका K। बात करेंगे किसकी? पदार्थ की मात्रा की, तो इसको हम कहते हैं मोल। ऐसा एक शब्द आप लोगों ने सुना था कक्षा 9वीं में, जहां पर हमने बात की थी मोल संकल्पना या फिर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके होते थे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। और घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बहुत सारे वैसे ही न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो अब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, आपकी जो ज्योति तीव्रता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो कैंडला, CD। इसकी जो SI मात्रक होगी वो क्या होगी आपकी? CD, यानी कि हम उसको बोलेंगे कैंडला, कैंडला, कैंडला। राइट, बात समझ में आ गई? तो इस पूरी कहानी को आप अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं आगे और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की तरफ। ये जो पूरा एपिसोड है इसके पहले टॉपिक की तरफ कि भैया पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं। कर लिया? पक्का? आप यहां पर आ जाओ और एक काम करो, एक छोटा सा काम दिया है। ठीक है, पेन उठाइए, कॉपी में आपको जितने भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आते हैं, द्रव के गुणधर्म आते हैं, जितने भी भौतिक और रासायनिक, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आपको जो भी आता है आप उसको कॉपी में लिखें, फिर डिस्कस करते हैं इसके आगे की कहानी को। ठीक है, ठीक है भाई, तो लिख लिया होगा आपने सारे के सारे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। पर सवाल पैदा होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम ये कैसे बताएंगे कि किसी पदार्थ का ये भौतिक गुणधर्म है और ये रासायनिक गुणधर्म है। यदि हमारे पास एक पदार्थ है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास भैया जल है, अब ये कैसे बताओगे कि जो आपका जल है उसका भौतिक गुणधर्म कौन सा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले रासायनिक सूत्र की तरफ। किसकी तरफ चलना पड़ेगा भाई? रासायनिक सूत्र की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक लाइन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सी चीज आपकी भौतिक गुणधर्म है और कौन सी आपकी रासायनिक गुणधर्म है। ऐसे ही कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा परिवर्तन जो है वो रासायनिक है। ये सारी चीजों को हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, कक्षा 10वीं में पढ़ा था और हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी कोई भी हरकत हो रही है, ऐसी कोई भी चीज हो रही है, दुनिया की कोई भी हरकत, कोई भी चीज यदि हो रही है और यदि उसमें किसी शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्व या फिर यौगिक का यदि रासायनिक सूत्र बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं हम, जो है क्या करते हैं भैया, एक उदाहरण लेते हैं। अब यहां पर आपको H2O दिख रहा होगा और कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं जल की, राइट। अब यदि आप इसको गर्म करते हो, स्टूडेंट्स अब बड़ी कक्षा में आ गए हो, तो ये याद रखो कि भैया गर्म करने के लिए हम लोग यहां बना देते हैं एक टाइप का डेल्टा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है ऊष्मा दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो यदि आप जल लेते हो और यदि ये द्रव अवस्था में है और यदि आप इसको गर्म करते हो तो होगा क्या? थोड़ी देर बाद भाप बन जाएगा। अब ये जो पानी भरा हुआ है यहां पर, है ना, ये कहां पर पानी भरा हुआ है? ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है। ये लो, ये मोमबत्ती लगाई और ये गर्म करना शुरू किया, ये हो गया गर्म। थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा
पानी जो है वो आपका उड़ना शुरू, बर्फ भी थी, बर्फ पिघलेगी, फिर पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो होगा क्या, जल था, द्रव अवस्था में था, ऊष्मा दी, ठीक है, पानी गर्म कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका H2O हो जाएगा। अब अवस्था आपकी गैसीय हो जाएगी, पर इसको हम बोलेंगे भाप। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसके सूत्र में परिवर्तन आया? इसके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यदि होता तो इसके सूत्र में ही परिवर्तन आ जाता। बात समझ में आ रही है? रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, तो हमेशा परिवर्तन आता है सूत्र में। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। ऐसी अपन HCl के साथ लेते हैं। अब भैया ये आपका HCl है, HCl जो था आपने उसको गर्म किया तो वो वाष्पीकृत हो गया। पर यदि इस HCl को आप मिला देते हो किसके साथ में? NaOH के साथ में, तो ये बन जाता है क्या? NaCl। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात हो रही कक्षा 10वीं की। बात समझ में आ गई? अम्ल, क्षारक और लवण की। तो सारी चीजें आपस में भयंकर कनेक्टेड है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए 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 चलिए। तो HCl आपका जब NaOH के साथ मिल रहा है, तो अब एक बात बताओ, यहां पर कहीं HCl दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यह है रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। और ऊपर वाला जो था वो था आपका भौतिक परिवर्तन। तो यदि आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, तो आप उससे आसानी से बता सकते हो कि भैया उसके जो है भौतिक गुणधर्म कौन से होंगे और रासायनिक गुणधर्म कौन से होंगे। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर वाली अभिक्रिया जो थी, इसमें पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। यह आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर यदि आप नीचे वाली की बात करोगे, तो अभिकारक की तरफ तो अच्छे हीरो बन रहे थे, दो HCl था, NaOH था। अभिकारक की तरफ दो चीजें थी, HCl था, NaOH था। अब उत्पाद की तरफ कहीं HCl दिख रहा है क्या? क्या 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 क्या? नहीं, भले ही अवस्था कोई भी हो, पर HCl नहीं दिख रहा। ऐसे ही कहीं पर NaOH दिख रहा है क्या? NaOH दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक का रासायनिक सूत्र और आपके उत्पाद का रासायनिक सूत्र एक समान नहीं है परिवर्तन के समय पर भी। तो ये हो गई आपकी रासायनिक परिवर्तन वाली बात। तो ये कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई? तो ये वो वाली बात हो गई। राइट, तो ये हो गया अपना रासायनिक परिवर्तन। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हो गया भैया रासायनिक परिवर्तन। ये लो, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? और ऊपर वाला जो है ये कैसा होगा? तो स्टूडेंट्स ये होगा अपना भौतिक परिवर्तन। तो ये कैसा होगा? तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। इतनी सीधी कहानी। अब भौतिक परिवर्तन आपके समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन आपके समझ में आ गया। इससे हम बता सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। कर लिया? पक्का? अब इसकी ना डेफिनेशन लिख देता हूं। उदाहरण आपने देख लिया, कहानी आपके समझ में आ गई। अब परिभाषा लिख लेते हैं। राइट, और परिभाषा लिखने के लिए हम जाएंगे यहीं पर और हम देखेंगे इसके बारे में एक नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोट बनाते हैं। और नोट बनाकर जो है हम परिभाषा लिखते हैं। और परिभाषा लिखने के लिए हम जो है चलते हैं कहीं और। देखो 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 देखो। तो इस नोट में कवि क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान, कैसी भी प्रक्रिया हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आसान तरीके से किसी प्रोसेस के दौरान, अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है। किसी प्रोसेस के दौरान, यार एक मिनट, मेरा र ऐसा होता है, हाँ, किसी भी प्रोसेस के दौरान यदि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है, यदि रासायनिक, किसी प्रोसेस के दौरान यदि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है, किसमें परिवर्तन आता है भाई? सूत्र में। रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है। बात समझ में आ रही है? किसी प्रोसेस के दौरान, किसी प्रक्रिया के दौरान, किसी एक्टिविटी के दौरान यदि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है, रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आने का मतलब ये कि उत्पाद का अलग सूत्र रहेगा और अभिकारक का, जो कि पहले रहते हैं, उत्पाद जो कि बाद में बनते हैं, उनका सूत्र अलग अलग रहेगा। किसी प्रोसेस के दौरान यदि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है,
तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो वो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ गई। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है आपकी यूपीएससी एंड ऑल दैट, वहां पर भी कई बार विज्ञान के सेगमेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। चलिए, तो रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आता है तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। नहीं आता है मतलब अन्यथा, अन्यथा वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, तो भैया भौतिक परिवर्तन है। तो केमिकल फॉर्मूले में चेंज आया तो केमिकल चेंज, केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं आया तो फिजिकल चेंज। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, है ना। कुछ नहीं आता पहले से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 9th नहीं पढ़ा, 10th नहीं पढ़ा, नॉट टू वरी। एक एक चीज पढ़ाऊंगा पर अब बदमाशी नहीं, क्लास के टाइम बदमाशी नहीं। बात समझ में आ रही है। सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से नोट कीजिएगा कॉपी में, एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर वैसे सेट हो जानी है। सो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन और हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो उदाहरण लेते हैं। भैया आपका जो जल है, मान लेते हैं कि आपके पास H2O है और ये ठोस अवस्था में, तो बर्फ हुआ, ये बर्फ हुआ। आपने इसको गर्म किया तो H2O जो था वो द्रव अवस्था में आ गया। पहले H2O जो था वो आपका बर्फ था, ठोस अवस्था में था, आपने गर्म किया। जब गर्म किया तो क्या होगा, पिघलेगा। जिस तापमान पे पिघलेगा उसको गलनांक कहेंगे, हिमांक कहेंगे। बात समझ में आ गई। और यदि आपने इसको गर्म किया तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया। और यदि वो द्रव अवस्था में आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसके केमिकल फॉर्मूले में कोनो भी चेंज नहीं आया, अवस्था परिवर्तन में आया, केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं आया। इसका मतलब यह भौतिक परिवर्तन है। यह कैसा है, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आ गई। केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आया। पर यदि हम बात करें किसकी, स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें इस अभिक्रिया की, ध्यान से देखो, 3H2 के साथ में आप यदि N2 मिलाते हो और आप चाहते हो कि आप अमोनिया का निर्माण करें, 3H2 में यदि आप N2 मिलाते हो और यदि आप चाहते हो कि आप अमोनिया का निर्माण करें, तो इसके लिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो। अभिकारक क्या थे आपके, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था। इधर कहां अकेला हाइड्रोजन है बताओ, नहीं है। इधर कहां अकेला नाइट्रोजन है बताओ, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन लिख दो बस। बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स कक्षा 11वीं 12वीं में आते हैं और कहते हैं सर हमको ना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बच्चों, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो किसी के बोलने से या प्रेशराइज करने से आने वाली नहीं है। आपको सिर्फ यूज करना है कॉमन सेंस। क्या यूज करना है, कॉमन सेंस और बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो। आपको कोई जबरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं नहीं सर मैं तो स्टडी टेबल पे बैठ के ही रहूंगा, भले ही मेरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। सीधी सी बात है, आपको यूज करना है कॉमन सेंस। क्या यूज करना है, कॉमन सेंस आपने कहा, और बेसिक जो आपकी साइंस है वो। भैया आपने कहा सर सूत्र एक समान है, भौतिक परिवर्तन, सूत्र ही बदल गया, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। तो भौतिक गुणधर्म जो है भौतिक परिवर्तन को दर्शाएंगे, रासायनिक गुणधर्म जो है वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई। तो आगे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो आपके भौतिक गुणधर्म है वो भौतिक परिवर्तन को दर्शाएंगे, रासायनिक गुणधर्म रासायनिक परिवर्तन को समझाएंगे। बात समझ में आ गई। टिपो, चलो हो गया। तो ये कहानी थी आपके भौतिक परिवर्तन की और किसकी, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज की। ठीक, हो गया पक्का। अब देखो, अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो कहानियां लंबी चलेंगी, बढ़िया से चलेंगी और आपकी तैयारी जो है उससे भी बढ़िया तरीके से होगी। अब भैया बात हो रही है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की। तो अब एक बात बताओ, इस बॉटल का यदि एक टुकड़ा यहां से ब्लेड से मैं ऐसे काट दूं, क्या बॉटल के केमिकल फॉर्मूले में चेंज आएगा, नहीं आएगा। मतलब आकार जो है वो एक प्रकार की भौतिक गुण है। आपके पास एक बड़ा रसगुल्ला, एक आपके पास बड़ा रसगुल्ला है, आपने उसको बीच में से कट कर दिया, अब एक छोटा टुकड़ा है। मान लेते हैं आपके पास जो है एक बड़ा रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला कैसे बनेगा, अरे यार ये तो आता नहीं, बनाते हैं। ये व्हाइट कलर, रुको, ये बना रसगुल्ला, ये लो,
दिस इज द रसगुल्ला। थोड़ा इसमें शेड डाल देता हूं मैं, ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। चलो ये लो, ये है आपका रसगुल्ला। तो स्टूडेंट्स ये आपको हल्का सा व्हाइट कलर का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है आपका रसगुल्ला, ठीक है। भौतिक गुणधर्म क्या होता है उसको समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो, कुछ भी। यार गुलाब जामुन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये देखो रंग बिरंगा भी होगा, बढ़िया। रुको 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 रुको, बनाते बनाते। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, और इस कलर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये मैंने बना दिया भैया गुलाब जामुन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि केमिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आपके सामने गुलाब जामुन है। अब एक काम करते हैं, इसका एक टुकड़ा काट देते हैं, ये लो, हमने कहा एक टुकड़ा काट दिया। अब बताओ कौन से टुकड़े का जो स्वाद है वो अलग रहेगा? दोनों का जो आकार है वो अलग अलग है, पर दोनों का जो स्वाद है वो एक समान है। दोनों की जो गंध है वो भी एक समान है। दोनों का जो आपका क्वथनांक होगा, गलनांक होगा, वो सब कुछ एक समान है। मतलब ये कि अलग अलग आकार होने के बाद भी दोनों के जो भौतिक गुणधर्म है वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। दोनों का रंग एक जैसा होगा, दोनों का गंध एक जैसा होगा, दोनों की जो घनत्व है वो एक समान होगी, दोनों का जो स्वाद है वो कैसा होगा भाई? वो एक समान होगा। तो इन सब को हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। क्या कहते हैं? तो इन सब को हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। मतलब ये ध्यान से देखिएगा, रंग, स्वाद, गंध, आकार, आयतन। बात समझ में आ गई? बस यार इतनी सी तो थी कहानी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया रंग, स्वाद, गंध, आकार, आयतन, घनत्व, और क्या बच रहा है? घनत्व, राइट। और क्या है? घनत्व है। और क्या बचा? और क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? तो और क्या बच रहा है भाई? घनत्व हो गया। कुछ बच रहा है क्या? आयतन हो गया, आकार हो गया, स्वाद हो गया, गंध हो गया, रंग हो गया, ठीक है। हाँ, क्वथनांक, 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 ठीक है, क्वथनांक। और किसकी बात होगी? तो भैया गलनांक। रसगुल्ले को यहीं रख देते हैं अभी। बात समझ में आ गई? ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके परिवर्तन होने से रासायनिक सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब भौतिक गुणधर्म के परिवर्तन होने से, भौतिक गुणधर्म के यदि कम ज्यादा होने से रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक बड़ा गुलाब जामुन का टुकड़ा है और एक छोटा है, तो दोनों का आयतन अलग अलग है, पर दोनों का जो रासायनिक सूत्र है वो एक समान है। कुछ इसी तरीके से यदि मेरे पास बर्फ के दो टुकड़े हैं, मेरे पास बर्फ का एक छोटा टुकड़ा है और मेरे पास बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या दोनों का आकार अलग अलग है? बिल्कुल है। पर क्या दोनों का रासायनिक सूत्र एक समान है? तो भाई बिल्कुल है ना, सिंपल सी तो कहानी है। तो इसका रासायनिक सूत्र H2O होगा और इसका भी H2O होगा। इंटरेस्टिंग बात कि इधर वाला भी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा होगा और दूसरा वाला जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जमा होगा। तो दोनों का गलनांक एक समान है, दोनों का क्वथनांक एक समान है, दोनों का घनत्व एक समान है। तो अलग अलग आकार के होने पर भी भौतिक गुणधर्म में कोनो परिवर्तन नहीं आता। और यदि मैं इसके घनत्व में परिवर्तन कर दूं, बात समझ में आ रही है, तो भी बाकी की चीजों में चेंज नहीं आएगा। तो ये सारे जो है हमारे क्या होंगे? भौतिक गुणधर्म होंगे। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? भौतिक गुणधर्म होंगे। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म पता है क्या कहलाते हैं? इसको हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में, इनफैक्ट 10th क्लास में भयंकर पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? ध्यान से देखना, आप याद करो। 10th क्लास में जब आप धातु और अधातु के बारे में पढ़ा करते थे तो आप वहां पर यह देखा करते थे कि धातु अधातु में कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है,
बात समझ में आ गई। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब इन सब से होता है, पर जब भी आप बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की, रासायनिक गुणधर्म का मतलब यह होगा कि कोई एक पर्टिकुलर पदार्थ जो है वो अलग अलग चीजों के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो उसको अपन लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको लिखने के लिए हम यहां पर चलेंगे, है ना। तो एक काम करेंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, आपको पूरे साल भर आपको पूरे साल भर ये वाली जो चीजें हैं जो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये काम आने वाली है। बात समझ में आ गई? पक्का जी, नोट कर लेना। पूरे साल भर मतलब कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, मतलब 2 साल तक ये चीज काम आने वाली है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए भाई, तो एक तरफ है हमारे पास भौतिक गुणधर्म, एक तरफ है हमारे पास भौतिक गुणधर्म, और एक तरफ है हमारे पास रासायनिक गुणधर्म। तो बना लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट लगेगा। तब तक यदि कोई डाउट है स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन लोग हमेशा करते हैं, कक्षा 9वीं में किया, 10वीं में किया, एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, जब मैं ये कर रहा होता हूं तो आपके पास जो भी डाउट होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में रख दो। बात समझ में आ गई? एक चीज और करनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, इधर पे एक टीचर से पढ़ रहे होते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, थोड़ी देर बोलते हैं हाँ सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, फिर छोड़ देते हैं। फिर तो ऐसे रुक रुक मत पढ़ो बेटा। आप यदि YouTube पर आए हो, हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखो, और आपका जो समय है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखो। कोई भी डाउट आता है तुरंत पूछो, हम कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई करेंगे। यदि ज्यादा डाउट जमा हो जाएंगे तो उसके लिए हम एक सेपरेट डाउट वीडियो बना देंगे। दैट्स ऑल यार, खेल खत्म। सब कुछ अपने हाथ में, आपकी पूरी तैयारी जो है मैं करवाने वाला हूं। सारी चीजें जो है वो आपके और मेरे साथ हैं, आपके और मेरे हाथ में। हम सारी चीजों को मिलकर बढ़िया से जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। देखो चलो, तो एक तरफ है अपने पास कैसा, भौतिक, और दूसरी तरफ होगा हमारे पास क्या, तो रासायनिक। कहां गया रासायनिक? यहां पर। गुणधर्म भी तो लिख दो बाबूजी, ठीक है। ये लो, तो एक तरफ है भौतिक गुणधर्म, और यदि हम पड़ोस में चलें तो हमें यहां पर मिलेगा रासायनिक गुणधर्म। बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आप अपने डाउट्स रखते जाओ। चलो, बात समझ में आ रही है? तो दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म होगा। दूसरी तरफ क्या होगा आपका, रासायनिक गुणधर्म होगा। अब भौतिक गुणधर्म क्या है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भैया स्वाद, गंध, आकार, इसके बाद आयतन, इसके बाद चालकता, इसके बाद घनत्व, इसके बाद घनत्व। स्वाद हो गया, गंध हो गया, आकार हो गया, इसके बाद आपका जो है आयतन हो गया, चालकता हो गया, घनत्व हो गया। भैया क्वथनांक कैसा होगा, क्वथनांक। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये गुणधर्म क्या चीज होती है। तो देखो एक बात बताओ, जैसे हम लोगों के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, नहीं होते हैं। परीक्षा पास में आती है तो टेंशन होने लगती है, तो टेंशन एक गुणधर्म है। जब बहुत तेज भूख लगती है, या फिर जब बहुत देर से कुछ नहीं खाया होता तो भूख लगने लगती है, तो भूख एक गुणधर्म है। गुस्सा जो है वो एक गुणधर्म है। नींद जो आती है, नींद एक गुणधर्म है। प्रेम यानी कि प्यार जो है वो भी एक प्रकार का गुणधर्म है। बात समझ में आ रही है? वात्सल्य एक प्रकार का क्या है भाई, गुणधर्म है। तो हम जो जो चीज फील करते हैं वो हमारा गुणधर्म है। वैसे ही जो पदार्थ फील करता है, बात समझ में आ रही है, जो पदार्थ फील करता है वो क्या होगा, वो पदार्थ का गुणधर्म होगा। बस इतनी सी तो बात थी। क्वथनांक, यार ये मिस कर देता हूं मैं। बात समझ में आ गई? तो पदार्थ की जो भी फीलिंग्स है वही उसकी प्रॉपर्टीज है, वही उसका गुणधर्म है। दैट्स ऑल, है ना। पुराना वाला कुछ नहीं आता, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक एक चीज ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। स्वाद, गंध, आकार, आयतन, चालकता, घनत्व, कथनांक, और क्या बचा भैया, गलनांक। और गलनांक जो होता है इसी का एक और नाम होता है हिमांक। बात समझ में आई? तो ये सारी जो चीजें हैं ये हैं आपके भौतिक गुणधर्म। चलते हैं रासायनिक गुणधर्म की तरफ। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना,
बात समझ में आ गई। अब ये जो रासायनिक गुणधर्म है ये कक्षा 11वीं 12वीं एमएससी बीएससी बीएससी पीएचडी एमफिल वेमफिल जहां तक पढ़ोगे रासायनिक गुणधर्म में यही चीजें बार बार रिपीट होगी। और वो क्या है, ध्यान से देखो, और वो क्या है, राइट, तो वो बड़ी घिसी पिटी सी चीजें हैं। इन सब के साथ अभिक्रियाएं, रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है इन सभी के साथ क्या होगी, तो भाई अभिक्रियाएं होगी। बात समझ में आ गई। तो इन सभी के साथ क्या होगी, तो ये होगी आपकी अभिक्रियाएं। अब कैसी अभिक्रियाएं होंगी और किन के साथ होंगी, तो भैया अम्लों के साथ, तो सब तो पढ़कर आए हो, तो अम्लों के साथ। और किसके साथ, जब अम्ल की बात हुई है तो भाई क्षारक की भी बात होगी। ठीक है, चलो अब ऐसे कर दे रहा हूं। तीसरा जल के साथ, चौथा ऑक्सीजन के साथ। तो अब जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, जब हम वहां पर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। राइट, सिंपल सी कहानी। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन को नहीं भूल सकते। हाँ, तो हाइड्रोजन के साथ हिंदी में भी लिख देंगे, किसके साथ भैया, हेलोजन के साथ। तो इन सब के साथ जब भी अभिक्रियाएं होंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब यही होता है कि कोई भी पदार्थ जो होगा वो निम्नों के साथ इन सभी के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करने वाला है। बात समझ में आ गई। तो ये होंगे आपके रासायनिक गुणधर्म। और कुछ बचा, हम लोग क्या, हाँ लवण के साथ भी कर लेते हैं। चलो, नमक के साथ अभिक्रिया, नमक के साथ। अब एक बात बताओ, कक्षा 10वीं में हम लोग दहन की बात किया करते थे, तो दहन का मतलब क्या होता है यार, जलना होता है ना। तो जब भी कोई चीज जलती है भैया किससे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो वो क्या है, वो उसका रासायनिक गुणधर्म ही तो है। सीधी बात यह है कि आपको सब कुछ पहले से पता है, बस वो टर्म्स क्लियर नहीं है। सारी चीजें आप पहले से जानते हो, बस वो टर्म्स क्लियर नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है, सब कुछ करवा दूंगा मैं। बात समझ में आई। चलिए, तो इस तरीके से भौतिक गुणधर्म लिख लिया, रासायनिक गुणधर्म लिख लिया, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्या कर लो, नोट कर लो। चलो, कर लिया, पक्का जी, खुश है। चलिए यहां पर आ जाते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हमने देख लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो। कोई डाउट है पूछ लो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लोड लेना ही नहीं है। बड़ी क्लास में बच्चे 11 12 में बड़ा लोड लेते हैं, लोड लेना ही नहीं है। बात समझ में आई। अब क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म का मापन हम नहीं करेंगे। जब आप कक्षा 10वीं में हुआ करते थे तब आपने एक टॉपिक सुना था, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो होता है वो रासायनिक गुणधर्म होता है। तो हम वैसी चीजों का मापन नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे किसकी, भौतिक गुणधर्मों का मापन। अब भौतिक गुणधर्मों में 2-3 चीजें और आ गई, वो भी बता देते हैं। कौन सी चीजें आ गई, ध्यान से देख लो भैया। लंबाई आ गई, और क्या आ गया, तापमान आ गया। तो ये सब क्या है, ये आपके भौतिक गुणधर्म है। ये सब क्या है, आपके भौतिक गुणधर्म है। राइट, तो हम क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्मों का मापन करने वाले हैं। और हम बहुत ज्यादा गुणधर्मों को यहां पर लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। संदीप सर आपको फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में सारी जो चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, उन्होंने करवा दिया है। तो वहां से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो भौतिक गुणधर्मों का मापन है, एसआई मात्रक वाली जो चीजें हैं, विमीय सूत्र वाली जो चीजें हैं, इसको केमिस्ट्री में बहुत ही कम रखा गया है और फिजिक्स में तो उसकी भरमार है। तो सर ने एक एक टॉपिक बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भौतिक विज्ञान है उसका भी पार्ट देख सकते हैं। संदीप सर ने, वो धुरंधर है बिल्कुल फिजिक्स के, भौतिकी के, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज को वहां पर कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, हम बड़ी बेसिक्स ही जानेंगे रसायन विज्ञान में, क्योंकि इसका डीप और डिटेल्ड स्टडी जो है आप लोग वो करने वाले हो कहां पर, भौतिकी में। बात समझ में आ गई। तो कौन से भौतिक गुणधर्म है जिसका हम मापन करने वाले हैं, कौन से बताओ, कौन से। तो भैया एक तो लंबाई हो गई, दूसरी क्या हो गई, तापमान हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, समय हो गया। ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसका हम करने वाले हैं मापन। तो हम करने वाले हैं किन चीजों का मापन भैया, लंबाई में चौड़ाई भी आ गई, दूरी भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई, सब कुछ आ गया। और क्या, समय।
और क्या करेंगे, और जो है और समय हो गया, लंबाई हो गई भैया, द्रव्यमान, और किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, और किसी की बात करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धारा की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, तो तापमान की बात करेंगे। तो है तो ठीक है। तो भौतिक गुणधर्मों का हम करने वाले हैं यहां पर मापन। सीट बेल्ट बांध लो, बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम लल्लू सा टॉपिक है, कहां वहां परेशान होते रहते हो यार, देखो करवा तो रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, धारा है, तापमान है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं थोड़ी देर से, राइट। इन सब की आप डेफिनेशन लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। तो सबकी डेफिनेशन लिखो, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक, लिखो। चलिए, तो इस तरीके से जो है सारी चीजों की परिभाषा एंड ऑल दैट हमने लिख ली है। लंबाई आपको पता है, समय आपको पता है, द्रव्यमान आपको पता है, धारा आपको पता है, और तापमान भी आपको पता है। ये सब कुछ आपने लिख लिया है। अब इनका मापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक काम करते हैं। उसके लिए अपन लोग उठा लेते हैं लंबाई, है ना, इस पूरे को यहां से हटाते हैं, और उसके लिए ना हम एक छोटा सा भौतिक गुण जो है वो अपना लेते हैं। भैया लंबाई की हम बात करेंगे। अब लंबाई जो है इसके लिए कोई एक मात्रक तो है नहीं, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो यार्ड में कैलकुलेट करेंगे। आप याद करो, है ना, हम क्रिकेट की जब पिच बनाते हैं तो ऐसे 22 कदम, कुछ लोग कदम में काउंट करते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि फिट में काउंट किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई को आप यदि मापना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अलग अलग प्रकार के जो हैं तरीके हैं, अलग अलग प्रकार की जो इकाइयां हैं। कौन सी हो सकती है भाई, इंच हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, फिट हो सकता है, यार्ड हो सकता है। ऐसे कई सारी जो चीजें हैं वो आपके लंबाई को मापने के लिए हो सकती हैं। अब सोचो, बात समझ में आई। अब कोई एक देश है जिसमें फिट में काउंट किया जाता है, कोई एक देश है जिसमें किलोमीटर में किया जाता है, कोई एक देश है जिसमें मील में काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग माइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। कोई ऐसा देश है जहां पर यार्ड में किया जाता है, कोई ऐसा है जहां पर इंच में काउंट किया जाता है। किस चीज को भाई, लंबाई को। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपने जो है कोई एक शीट मंगवाई। अब आपने एक शीट मंगवाई 1.5 मीटर की, कहां से मंगवाई, जापान से मंगवाई। अब आपने एक शीट मंगवाई 1.5 मीटर की, कहां से मंगवाई भाई, जापान से मंगवाई। अब जापान वाला कहता है कि हम मीटर यूज ही नहीं करते भैया, हम तो इंच में बात करते हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं हम मीटर में यूज करते हैं। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो जो है फिट में बात करते हैं। कोई और कह रहा है कि हम तो यार्ड में बात करते हैं। हमने कहा रुको, बहुत हो गया कंफ्यूजन, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें किसी भी एक भौतिक गुणधर्म को एक एग्जैक्ट, एक स्पेसिफिक आपको जो है इकाई देना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या किया गया, फिर हमने जो है अलग अलग प्रकार की इकाई बनाई। स्टूडेंट्स, इसके लिए फिर हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार की इकाई बनाई। कैसे बनाई तो वो भी देख लेते हैं। देखो, तो सवाल मेरा आप लोगों को क्लियर होगा कि जो भी भौतिक गुणधर्म होते हैं उसको मापने के लिए हम अलग अलग प्रकार की इकाइयां बना लेते हैं। हम जैसे तापमान है, ध्यान से देखो, जब आप बात कर रहे हो तापमान की तो आप मुझे बताओ ना भाई, तापमान जो है, राइट, उसके लिए अलग अलग इकाइयां होती हैं। हम तो कभी डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, कभी डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं, कभी केल्विन में करते हैं। और जिसको अभी हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, इसको कुछ जमाने पहले तक डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे तो दुनिया कंफ्यूज हो जाएगी। तो फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा नहीं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर एक देश से दूसरे देश सामान भेजने में बड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि बार बार हमको फिर दोनों देशों के इस पे लिखना पड़ेगा। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि कंफ्यूजन से यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको बनानी पड़ेगी इकाइयां। हमको क्या बनानी पड़ेगी, इकाई बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स, फिर दुनिया में अलग अलग प्रकार की इकाई बनी। दुनिया में अलग अलग प्रकार की जो है वो क्या बनी, आपकी इकाई बनी। बेसिकली 3 चीजों के लिए बनी। कौन सी वो 3 चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सेंटीमीटर मतलब लंबाई के लिए बनी। बात समझ में आ रही है। और किसके लिए बनी भाई, द्रव्यमान के लिए बनी। तो द्रव्यमान को ये आप मास कहते हो, ठीक है। और किसके लिए बनी, तो एस मतलब समय के लिए बनी। तो इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की दुनिया में इकाई बन गई। अब जब CGS कह रहे हो आप, ठीक है, तो CGS का मतलब क्या है, तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। G क्या है, तो भैया ये ग्राम है। S क्या है, तो ये सेकंड है। तो एक इकाई तो ये बन गई।
लोगों ने कहा चलो इकाई बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो किसी ने सीजीएस फिक्स किया। अब कोई कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसे फिट नहीं करेंगे भैया, हम जो है यहां पर फुट लेंगे, यहां पर जो है हम पाउंड लेंगे, यहां पर हम सेकंड लेंगे। किसी ने कहा नहीं यार ये गलत बात है, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हम जो है इन दोनों को नहीं मानेंगे, राइट। उसने कहा कि भैया हम जो है मास सॉरी आपका लंबाई के लिए मीटर लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, तो इसके लिए जो है हम मीटर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि मीटर की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, है ना, TER यदि आप लगाओगे तो वो एक प्रकार की डिवाइस यानी कि युक्ति यानी कि यंत्र बन जाएगा, ठीक है। चलो, और K जो है वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे किलोमीटर, और S क्या है, तो वो आपका सेकेंड ही होगा। अब मान लेते हैं कि ये आप मैं से कोई भी हो सकता है, मतलब ये कि इतनी सारी चीजें होंगी तो आप और मैं हो जाएंगे भयंकर तरीके से कंफ्यूज। यदि इतनी सारी चीजें होंगी स्टूडेंट्स तो आप और मैं हो जाएंगे भयंकर तरीके से कंफ्यूज। तो हमने कहा ऐसे तो अपन कंफ्यूज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा नहीं यार सुनो ना, ये बहुत हो गया अभी, चलो पूरी दुनिया की ले देकर एक इकाई जो है उसको आप फिक्स कर दो। अब बात यदि लंबाई की हो रही है तो मीटर फिक्स कर दो, समय की बात हो रही है तो सेकंड उसका जो एसआई मात्रक है वो फिक्स कर दो। तो इतनी सारी चीजों को फिर हटाकर, ये चलती हैं अभी भी पर लोकल लेवल पे चलती है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलती है, स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं चलती हैं, तो इतनी सारी चीजों को हटाकर फिर हमने फिक्स कर दिया कि अब हम जो इकाई उपयोग करने वाले हैं वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम जो उपयोग करने वाले हैं वो होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, तो वो कौन सी होगी, तो अब हम जो उपयोग करने वाले हैं वो होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा भैया, लंबाई के लिए लंबाई, एक तरफ लंबाई हो गई, एक तरफ आपका द्रव्यमान हो गया, और एक तरफ जो है आपका क्या हो गया, देखो सारे बना लिए थे हम लोगों ने, ठीक है, और लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, और क्या था आपका समय हो गया। तो हमने फिर डिसाइड किया कि सुनो अब बहुत हो गया, ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब लंबाई के लिए मीटर बना लेते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम बना लेते हैं, और समय के लिए जो है वो सेकंड बना लेते हैं। तो तब जाकर ये फिक्स हुआ कि MKS जो है मीटर, किलोग्राम और टाइम के लिए आपका जो सेकंड है इसको फिक्स किया गया, और तब जाकर आपकी जो MKS है ये आपकी फिक्स्ड हो गई। बात समझ में आ रही है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार की SI पद्धति या सिस्टम अभी चलता है दुनिया में, तो आप बताएंगे MKS चलता है, ना तो CGS चलता है और ना ही आपका FPS चलता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है अभी जो सिस्टम चलता है वो है आपका MKS सिस्टम। बात समझ में आ गई, बड़ा ही सिंपल है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, और कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो अब आप कंफ्यूज ना हो, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, और ये मैंने आपका कंफ्यूजन जो है उसको कर दिया है दूर। और अब आपका मेरा हम सबका जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए कुछ इस तरीके से, हंसते मुस्कुराते स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। तो बड़ा ही आसान है, क्लियर। तो कोई पूछे कौन सा सिस्टम चलता है या अभी किसको बाद में ऑप्ट किया गया, तो भैया वो था आपका MKS, ठीक है। पर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको भाई मीटर है, किलोमीटर है और सेकंड है, बाकी भौतिक राशियों का क्या, राइट। तो फिर हमने और दिमाग लगाया, हमने कहा रुको एक बढ़िया सी चीज हम करते हैं, हम पहुंचे थोड़ा सा आगे, हम पहुंचे थोड़ा सा आगे, हम पहुंचे थोड़ा सा आगे, और हमने कहा कि हमारे पास जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसमें से 7 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। बात समझ में आ रही है। तो जिस तरीके से एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कुछ इसी तरीके से आपकी जो सिस्टम है, मात्रकों का जो सिस्टम है, SI पद्धति जो है उसमें कुल मिलाकर 7 भौतिक राशियां होती हैं, राइट। और यदि आपको ये पता है, यदि आपको ये सभी भौतिक राशियां पता है, तो इसके बाद जो है आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो 7 भौतिक राशियां हैं इसकी कहानी जो है इसको मैं समझाता हूं कैसे होगा, देखो। तो बात समझ में आ गई क्या हुआ ये पूरा खेल, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, राइट। अब जैसे देखा होगा आपने, कोई भी मूवी होती है, पिक्चर होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं,
बट कुछ किरदार मुख्य रहते हैं। तो ये जो हैं ये मुख्य किरदार हैं आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जब भी हम बात करें भौतिक राशियों की। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, आपके मुख्य किरदार होंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इस पे मैंने कहीं पर बल नहीं लिया यानी कि फोर्स नहीं लिया, यहां पर कहीं पर मैंने वोल्टेज नहीं लिया, कहीं पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध नहीं लिया, तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर काउंट नहीं की है। मैं कह रहा हूं भैया आधारभूत यानी कि जो मेन भौतिक राशियां हैं, जो मेन भौतिक राशियां हैं वो हमारे सामने कितनी हैं, 7 हैं, और हमने फिक्स कर दिया। हमने कहा अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। वैसे ही बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, अब कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब हम फिक्स कर देंगे कि आज के बाद ये हो गई भैया लक्ष्मण रेखा, पत्थर की लकीर, इसको कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन सामने वाले को ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने फिर डिसाइड किया कि लंबाई जो है, इंच में ले लो, फिट में ले लो, किलोमीटर में ले लो, कुछ में भी ले लो, बट एसआई मात्रक जो होगा उसका वो क्या होगा, वो होगा आपका एल, मतलब कि मीटर। तो इसका क्या होगा भाई, ये मीटर होगा। तो कुल मिलाकर जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसमें से हमने 7 सेलेक्ट की, और इनसे ही हम डिजाइन करते हैं विमीय सूत्र किसी भी दूसरी भौतिक राशि का या इनका खुद का भी। तो लंबाई जो है, ध्यान से देखिएगा, जो लंबाई है उसके लिए प्रतीक क्या है भाई, एल है, द्रव्यमान के लिए एम है, समय के लिए टी है, विद्युत धारा के लिए आपका आई है, ऊष्मागतिक तापक्रम यानी कि टेम्परेचर के लिए टी है, ये कैपिटल टी है, याद रहे। समय के लिए छोटू वाला टी, और आपका जो टेम्परेचर है उसके लिए बड़ा वाला टी। पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम एन से दर्शाते हैं, और ज्योति तीव्रता जो है उसको हम आई वी या आई न्यू से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इन सब का नाम भी तो होगा। और एसआई क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या है इसका मतलब? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट या फिर एसआई मात्रक। ये वो टॉपिक है जहां से आप लोगों के स्कूल्स में, जो असेंबली में, जिन बच्चों के स्कूल में असेंबली होती होगी, वहां पर यदि क्विज होता होगा तो कई बार क्विज में आपसे अलग अलग प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनका एसआई मात्रक पूछ लिया जाता होगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल है, बहुत ही आसान है, काहे घबरा रहे हो? देखो तो अब एसआई मात्रक देख लेते हैं सबका। तो लंबाई का भैया मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, पदार्थ की जो मात्रा होती है जिसको हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, इस बार तो हम खूब पढ़ने वाले हैं, उसको हम मोल कहते हैं, और ज्योति तीव्रता जो होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो होती है, उसको हम कैंडेला कहते हैं। और इन सब का कोई ना कोई चिन्ह भी होगा, प्रतीक भी होगा। तो क्या है? तो याद रहे, आज के बाद आपका जो मीटर होगा उसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, आपका जो किलोग्राम होगा वो केजी होगा, सेकेंड एस होगा, एम्पियर ए होगा, केल्विन के होगा, मोल मोल होगा, और कैंडेला जो है उसको आप सीडी से रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लो। एक जादू और दिखाता हूं, ठीक है? बना लिया पक्का? इसको भी बना लो, ठीक? अब एक जादू दिखाता हूं। तो भौतिक राशियां आपने देख ली, बहुत सारी होती हैं, पर हम बात करेंगे इसकी आधारभूत। मतलब बहुत सारी भौतिक राशियों में जो 7 हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो 7 भौतिक राशियां हमने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है जी। अब आप याद करो, आपने एक नई चीज सुनी होगी अभी, विमीय सूत्र। आपने एक नया नाम सुना होगा, विमीय सूत्र। केमिस्ट्री में तो इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ले देकर इक्का दुक्का सवाल पूछे जाते हैं, पर फिजिक्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये है आपका विमीय सूत्र। तो मैं सबका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देता हूं, इससे आपका काम चल जाएगा। राइट, ये लो, है ना? जिन लोगों का फिजिक्स का पहला अध्याय हो गया होगा, दूसरा अध्याय पहला नहीं, दूसरा अध्याय, जिसको पहला ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बेसिकली पहला जो है वो तो भौतिक जगत है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं सामान्यतः स्कूल्स वगैरह में। पर दूसरा अध्याय की यदि आप बात करेंगे, जिसमें आप पढ़ते हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, तो वहां पर आपने विमीय सूत्र के बहुत सारे सवाल देखे होंगे। तो आपने ये जाना होगा कि आपकी जो लंबाई होती है, राइट, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल। द्रव्यमान का क्या होता है भैया? तो ये होता है आपका एम। टाइम का क्या होता है? तो कैपिटल टी। धारा का क्या होता है? तो ए। इसका क्या होता है? तापमान का तो कैपिटल के। मोल का आपका मोल ही होता है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का आपका सी डी ही होता है।
बात समझ में आ रही है? कुछ एक दो किताबें ऐसी हैं जिसमें IN लिखा होता है तो दैट्स नॉट काउंटेबल, CD चलेगा। ठीक है, नोट कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, हो गया नोट, सिंपल सी है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो भैया ऐसा है, भौतिक आधारभूत आपके पास राशियां हैं, सबके लिए आपके पास प्रतीक है, सबके पास आपके लिए जो है इकाई है, मात्रक है, और सबके लिए आपके पास जो है विमीन सूत्र है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन आ जाता है, नॉट टू वरी, कमेंट बॉक्स है ही, राइट। चलो नोट कर लिया, पक्का जी। चलिए अब ना इसमें एक डाउट आता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। डाउट क्या आता है, अब मीटर हम लोग लेते हैं, फिर कई बार हम कहते हैं कि भैया दूरी जब ज्यादा है तो हम किलोमीटर वर्ड यूज करने लगते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे फोन की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, या किसी भी हम डिजिटल फाइल की बात करें, जो मेमोरी होती है उसको हम लोग बाइट्स में लेते हैं, उसको जो है हम लोग किस में लेते हैं, बाइट्स में लेते हैं। पर आपने देखा होगा छोटी फाइल है तो किलोबाइट में होती है, बड़ी फाइल यदि है तो मेगाबाइट में होती है, और बड़ी है तो गीगाबाइट में होती है, और बड़ी यदि है तो टेराबाइट में होती है। कहने का मतलब ये है कि केबी से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, है ना, या बी, फिर केबी, उसके बाद फिर एमबी, उसके बाद फिर आपका जीबी, उसके बाद फिर आपका टीबी। तो ये सारी चीजें हैं क्या, और ऐसा क्यों आता है कि हम किलोबाइट, आपका मेगाबाइट के मेगाबाइट में कैपिटल एम आएगा हालांकि, ठीक है, गीगाबाइट में कैपिटल जी आएगा। तो इस तरीके से सवाल पैदा होता है कि ये क्या चीज है सर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब क्या है। बाइट तो जानते हैं हम, 8 बिट की एक बाइट होती है, मेरे ख्याल से यही होती है। हालांकि मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाता हूं, बट जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, छोटा कंप्यूटर जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से 8 बिट की एक बाइट होती है। सही या गलत है मुझे बताइएगा, ठीक है। काम की बात पर आते हैं, चलो। तो अब अगला सवाल यह है कि कहां ये जो किलो होता है, टेरा होता है, मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, ये सब क्या कहानी है, कौन सी कहानी है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। एक बात बताओ, अब ये जो मेरा हाथ है ये ऐसे मैं कर रहा हूं, तो ये तो मीटर के रिस्पेक्ट में हो गया भाई, मीटर में मापा जाएगा। पर यदि मुझे यहां से, मुझे यदि भोपाल से लेकर इंदौर तक के डिस्टेंस को मेजर करना है, मुझे यदि लखनऊ से लेकर पटना तक के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, किलोमीटर में करूंगा, राइट। तो किलो क्या होता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा छोटी है, जैसे आपके परमाणु की त्रिज्या, तो ये कितनी है भाई, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, नैनोमीटर में पाई जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, राइट, जो कि आपकी किलोमीटर में, गीगामीटर में पाई जाती है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा छोटी है, माइक्रोमीटर में पाई जाती है, मिलीमीटर में पाई जाती है। तो इन सब के लिए क्या है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, फिजिक्स में ज्यादा मिलेंगे, केमिस्ट्री में कम मिलेंगे, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि भैया इतना इतना नैनोमीटर को इतना इतना किलोमीटर में परिवर्तित करो, या फिर आपसे बोला जाएगा कि इतना मिलीमीटर दिया है, इसको माइक्रोमीटर में परिवर्तित करो। बात समझ में आ गई? तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने जो है पूर्व लग्न और अनुलग्न बना लिए। पूर्व लग्न और क्या बना लिए हमने, अनुलग्न बना लिए। तो पूर्व लग्न ही ज्यादा है, राइट, और वो कौन से होते हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं। इतनी सी बात है। क्यों जरूरत पड़ी, तो आपको पता है कि दुनिया में कुछ चीजें बहुत बड़ी हैं, दुनिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा छोटी है। छोटी चीजों के लिए हम मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टो, पीको ये वर्ड यूज करते हैं। बड़ी चीजों के लिए क्या हो गया आपका, किलो हो गया, मेगा हो गया, टेरा हो गया, गीगा हो गया। तो इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ लिखी है, सारी नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ वो चीजें हैं जो कम आकार, कम दूरी, यानी कि एक तरफ वो चीजें हैं जो न्यून की तरफ बढ़ती है, कम वाली, कमतर चीजों की तरफ बढ़ती है, और एक तरफ हमारे पास वो चीजें हैं जो अधिक की तरफ बढ़ती है। कैसे, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं, राइट। जैसे ये होता है आपका किलो। अब यदि ये किलो होता है तो इसको आप लिखोगे कैसे, तो आप इसको के से रिप्रेजेंट करोगे, बट जो के रहेगा आपका वो कैसा रहेगा भैया, वह छोटा के रहेगा। अब ये क्या हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, रुको यार एक मिनट ना, 1 बाय 1 कर लेता है, रुको। अब 10⁻6 क्या हो गया, तो भैया ये मेगा हो गया, तो ये मेगा हो गया। ये क्या हो गया, तो ये गीगा हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, तो ये टेरा हो गया। तो ये सारी चीजें भी अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ही 10⁻⁻2 क्या हो गया, तो ये सेंटी हो गया। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलो, ये क्या हो गया आपका, मिली हो गया। 10⁻6 क्या हो गया, तो माइक्रो हो गया। क्या हो गया, नैनो।
10⁻⁻12 पीको हो गया। 10⁻⁻15 जो है वो आपका फेम्टो हो गया। क्या हो गया आपका? फेम्टो हो गया। बात समझ में आ रही है? तो फेम्टो जो होगा यानी कि 10⁻⁻15 ये आपका जो नाभिक होता है, कौन सा वाला? बायोलॉजी वाला नहीं, सेल वाला नहीं, आपकी जो है उत्तक वाला नहीं, कौन सा वाला? परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो फेम्टोमीटर में होती है। मतलब 1 के नीचे 10 की घात 15 आपके शून्य लगे रहेंगे। मतलब 1 के 10 की घात 15वां हिस्सा जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका फेम्टोमीटर रहेगा। जल्दी से सबके सिंबल्स देख लेते हैं, उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। रुको, सिंबल्स के लिए काम करते हैं। रुको यार, अच्छे से बढ़िया से सिंबल बनाते हैं, ठीक है। डेका के लिए क्या था? तो DA था। हेक्टो के लिए क्या था? तो H ही तो था। रुको 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, DA था, H था। किलो के लिए क्या था? तो छोटू वाला K था। मेगा के लिए कैपिटल M था। गीगा के लिए कैपिटल G था। टेरा के लिए कैपिटल T था। सेंटी के लिए अब इसमें सारे ही छोटे रहेंगे, स्मॉल C था। मिली के लिए स्मॉल m था। माइक्रो के लिए म्यू था। माइक्रो के लिए क्या था? म्यू था। नैनो के लिए आपका n था। पीको के लिए आपका क्या था? तो छोटू p था। और फेम्टो के लिए छोटा वाला f था। तो इस तरीके से जो है एक तरफ बड़े आपके जो स्केल हैं और एक तरफ जो है न्यूनतम स्केल दिया हुआ है। सवाल पैदा होता है कि भैया 10⁻⁻ जो है वो शून्य क्या होगा? तो वो तो 1 होगा। वो क्या होगा आपका? 1 होगा। अब आप क्या कहते हो? वही भाई 1 मीटर। अब जैसे आपने लिखा 1 मीटर तो ये तो 1 मीटर ही है, पर आपने कहा 1 मिलीमीटर तो ये हो गया 10 की घात -3 मीटर। और यदि आपने कहा 1 किलोमीटर तो ये हो गया आपका 10 की घात 3 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है बड़ा ही आसान है, बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ जो है करवाया जा चुका है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप बता सकते हैं कि किलो क्या होता है, मेगा, गीगा, टेरा क्या होता है। भाई कौन लिखे? एक बात बताओ, कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे? देखो कहीं पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। कितने हो गए? 6 हो गए। थोड़ा इधर लिखता हूं, रुको। 1 2 3 4 5 6 और मीटर। अब कहीं पर इतना मीटर लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा शॉर्टकट में, थोड़ा स्मार्ट तरीके से कुछ बताइए ना। अरे बिल्कुल बताएंगे। ये देखो, ये देखो। तो अब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो हम बोलेंगे नहीं छोड़ो ना, काहे परेशान होते हो। हम बोलेंगे एक काम करते हैं, इसको हम mm लिख देते हैं। हम लिख देते हैं 1m और इसको हम बोलेंगे 1 गुणा 10 की घात। याद रहे 1 की घात नहीं रखनी है, कितने की घात रखनी है? 10 की घात रखनी है। और कितने शून्य है? तो ये वाला शून्य काउंटेबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मीटर। तो ये सब एक ही है स्टूडेंट्स, ये सब एक ही है। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ध्यान से देखिएगा कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यदि कहीं पर लिखा हुआ है 10 लाख, राइट, और उसके आगे मीटर है, मिलियन मत समझना, नहीं तो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहता है ना 10m, तो कहीं आप उसको 10 लाख यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको आप कहीं 1 मिलियन ना समझ लें। बात समझ में आ रही है? वो भी सही है, पर यहां पर m का जो मतलब है वो क्या है? आपका मीटर है। तो कहीं पर लिखा है भाई 10 लाख मीटर। अब इतना बड़ा लिखोगे तो इससे होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन बड़ा लगने लगेगा। तो आप कहते हो नहीं हम ऐसे नहीं लिखते। हम क्या करेंगे? हम इसको 1 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि 6 शून्य बने हुए हैं तो आपने कहा 6 ऐसे और आगे मीटर लिख दिया। किसी ने कहा नहीं सुनो ना, 10 की घात 6 को भी अपन चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने चेंज कर दिया कि भैया 10 की घात 6 यदि होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेगा। तो फिर कुछ लोगों ने दिमाग दिया कि अच्छा ऐसा है तो किलो के लिए भी करो। फिर तो हमने कहा रुको अभी करते हैं। किलो के लिए 10⁻³ को हमने किलो बना दिया, 10⁻⁹ को हमने गीगा बना दिया, 10⁻12 को हमने टेरा बना दिया। ये आर है, ये टी जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं हटा देता हूं, रुको 1 मिनट। टेरा 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 टेरा। बात समझ में आ गई? तो ये टेरा बना दिया। समझ में आ गई कहानी? बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों का आयतन, आकार, द्रव्यमान, जो भी चीजें होती हैं उनको समझने के लिए क्या किया? उनको समझने के लिए हमने एक तरफ डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा ये वाली कहानी लिखी, एक तरफ डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ये वाली कहानी लिखी। बात समझ में आ गई? चलो
अब कहीं पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दो तीन और चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट्स। कहीं पर यदि लिखा है फर्मी, क्या लिखा है, कहीं पर यदि लिखा है आपका फर्मी, है ना, ये पक्का मिलेगा आपको, अब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो भाई ये सारी चीजें मिलेंगी। तो कहीं पर यदि लिखा है फर्मी तो इसका मतलब भी 10⁻⁻15 है। फर्मी सिर्फ लंबाई के लिए उपयोग होता है। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये किसी भी राशि के लिए उपयोग हो सकते हैं। बताता हूं कैसे। आपने सुना होगा ये जो हमारी ट्रेन होती है 25 केवी, क्या सुना होगा आपने, 25 केवी की बिजली उपयोग करती है। तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, छोटा वाला बनेगा, छोटा वाला के और कैपिटल वी। अब कहीं पर आपने सुना होगा भाई 25 केवी की लाइन जा रही है, ये जो आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजली के खंभे रहते हैं, इनसे कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो 11,000 वोल्ट के रहते हैं, 25,000 वोल्ट के रहते हैं। तो आप कहते हो भैया 25 केवी की लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 25 गुणा 10⁻³ वोल्ट बराबर हो गया आपका क्या, 25,000 वोल्ट। कुछ समझ में आया। तो कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की 25 केवी है तो इसका एक मतलब है कि 25 किलो वोल्ट, और किलो में छुपा हुआ है 10⁻³ शून्य की यदि हम बात करेंगे तो इस तरीके से ये बड़ा ही क्या था आपका आसान था। ठीक है, तो वो 25 केवी हो गया। अब केंद्रीय विद्यालय वाले बोल रहे होंगे सर केवी का मतलब तो केंद्रीय विद्यालय भी होता है, बिल्कुल होता है, पर इस चैप्टर में केवी का मतलब होता है आपका किलो वोल्ट। ठीक है, चलो तो हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये सब बार बार उपयोग हो जाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और मैं आपको यह भी बताता हूं कि दशमलव किस तरफ खिसकेगा तो पावर में कैसे परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ रही है, उसको भी अपन समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है ना, इसे नोट कर लो, कर लिया, चलो अब चलते हैं आगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बॉटल में पानी वानी ला लो, बढ़िया पानी वानी पीकर बैठ जाओ अगले 5 मिनट तक। एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको यदि आपने नहीं समझा ध्यान से तो आप 2 साल तक रोते रहोगे और स्ट्रगल करोगे। बात समझ में आ रही है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनोगे कि कैसे हम दशमलव को पावर से जोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह चीज आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी आती होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, करवा रहे हैं। देखो अब स्टूडेंट्स कहीं पर लिखा हुआ है 52379। ठीक है, अब दशमलव कहां लगा है तो अंडरस्टूड है कि भैया दशमलव यहां पर लगा हुआ है और यहां पर शून्य लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको दोनों चीजें लिख सकते हैं। अच्छा इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं यार, हम छोटा लेते हैं ना, कहां है इतना बड़ा ले रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कहीं पर, अच्छा ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 520 या 525, चलो कहीं पर लिखा हुआ है 525, तो ये अंडरस्टूड है कि भैया यहां पर ऐसा शून्य लिखा होगा, अभी भी ये 525 ही है। तो इस 525 को मैं कैसा लिख सकता हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि इस 525 को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटू 10⁻⁻², या चलो ना एक काम करते हैं, इसके ऊपर 3 1000 का गुणा करते हैं और नीचे भी 1000 का गुणा करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं इतना, ध्यान से देखिएगा, और 3 शून्य लगा दो, 3 शून्य लगा दिया। अब ये कैसा दिख रहा है, अब ये ऐसा दिख रहा है, एकदम बेसिक मैथ्स, राइट। अब इसको किया आपने इतना ही गुणा, तो अब एक बात बताओ, ये जो 3 शून्य यहां पर लगे हुए हैं इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कैसे, 10⁻³ ऐसे ही लिखोगे। और कैसे लिखोगे, एकदम बेसिक बता रहा हूं भैया, कोई भी जो है गड़बड़ नहीं करेगा। और वो जो 10⁻³ है अब वो किधर चला जाएगा, ऊपर, और यहां पर यदि वो +3 है तो ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, -3, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, 525 से ये जो आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 5,25,000 है, ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो जब भी किसी संख्या को हम छोटे से बड़ा करते हैं, दशमलव जो होता है वो किस तरफ चला जाता है, राइट में चला जाता है। कुछ समझ में आया, दशमलव जो होता है वो किस तरफ चला जाता है भाई, राइट में चला जाता है। और दशमलव यदि राइट में चला जाता है तो 10 की घात जो है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये
कि आपका ये जो 525 था, इसको आप ऐसा जब लिख सकते हो तो दशमलव जो है वो उस तरफ चला गया, ठीक, और दशमलव यदि उस तरफ चला गया मतलब संख्या आपकी बड़ी हो गई, तो संख्या यदि बड़ी होगी तो 10 की कम घात से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पर इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान से देखो। अब लिखा है इतना 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 इतना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक और लगा दो यार, चलो ये लो। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 52 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7। देखो कैसे जाएगा ये, यहां पर अपने को शिफ्ट करना है ना, तो कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की घात कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। 52 गुणा, ये दशमलव भी आएगा यहाँ पर 5 में, और ये कैसा हो जाएगा? 10 की घात आपका 7 हो जाएगा। दैट्स ऑल, खेल खत्म हो गया। और कैसे लिख सकते हो? तो और एक और तरीका है, कौन सा? तो 52.5 इंटू 1 2 3 4 हटा दो 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए। तो इससे जब गुणा करोगे तो भाई सीधी सी बात है कि आपको यह आंसर मिल जाएगा। इतने ही तो होंगे ना, देखो कितने हो जाएंगे, यहां लगाना है ना अपने को। तो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप घात में परिवर्तन कर लेंगे यदि आप, ठीक है, तो आपकी जो संख्या है वो बदल जाएगी। बात समझ में आ गई? बड़ा ही आसान था। तो सीधी सी कहानी ये है कि दशमलव यदि इस तरफ जाएगा तो पावर बढ़ जाती है, दशमलव यदि उस तरफ जाएगा तो पावर आपकी बढ़ जाएगी, दशमलव यदि इस तरफ आएगा तो पावर आपकी कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। और कभी इसके बाद अब न मत होना परेशान, यदि कोई डाउट होगा तो आसानी से पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, एक संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या ले लें भाई? 2 भाग में इसको विभाजित ही कर देते हैं ना अपन, ठीक है। चलो, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। 420 20 20, चलो ये संख्या हमने ले ली, ठीक है। अब इस संख्या में हमारा दशमलव कहां लगा है? तो भैया यहां पर लगा हुआ है, हमारा दशमलव जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। तो यदि इसको मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं लिख सकता हूं इसको 42 गुणा 10 इतना, ये लिख सकता हूं क्या? बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 42 इंटू 10 की घात 3? तो सीधी सी बात यह है कि जो दशमलव इधर पे लगा हुआ था उसको जब मैं आगे लेकर गया, अच्छा ठीक है, रुको, इसको मैं ना एक और तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। अब ये 42 बन गया ना, तो दशमलव यदि मैं आगे लेकर गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मुझे इसकी घात बढ़ाने का समय आ चुका है, मुझे इसकी घात बढ़ाने का समय आ चुका है। बात समझ में आ रही है? पक्का है कहानी, सिंपल है कहानी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं। भैया छोटा वाला क्या आ जाएगा? तो यदि ये 42,000 मीटर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि ये 42,000 मीटर रहा होगा तो इसको हम 42 गुणा 1,000 मीटर लिख सकते थे, या फिर हम ऐसे लिख सकते थे, या फिर हम इसको 42 किलोमीटर लिख सकते थे। तो 42 किलोमीटर को ही आप 42,000 मीटर भी लिख सकते हो। तो कक्षा 11वीं के यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी ही आसान हैं, आप आसानी से कर लोगे, मुझे पता है आपको आता भी है पहले से। चलो, नहीं आता है तो पूछ लेने का। अब एक काम करते हैं, 420 और ये यहां पर ऐसे ले लेते हैं। अभी हमने पावर कैसी की थी भाई? बढ़ा दी थी। अब हम पावर कम करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको जो है मैंने 2 शून्य और लगा दिए, तो मुझे 10 की घात -2 लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। 2 शून्य यदि मैंने लगा दिए तो मुझे 10 की घात माइनस लिखना पड़ेगा। तो यदि हमारा दशमलव, देखो कहां पर है दशमलव? यहां पर, ये देखो, ये यहां पर हमारा दशमलव था। अब ये 2 इकाई उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो दशमलव यदि राइट में जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। दशमलव यदि राइट में जाएगा, इसको यदि मैं दशमलव कहता हूं, और यदि ये राइट में जाएगा तो जो पावर है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। दशमलव आपका यदि लेफ्ट में जाएगा किसी भी संख्या में तो जो पावर है वो कैसी हो जाएगी भैया? वो बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया यहां पर।
इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, पर ये तभी अच्छे तरीके से अपने को बनेगा जब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी हम वो नहीं लगा रहे हैं, बात समझ में आई? तो सवाल लगवाते टाइम में ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कर लिया, ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भैया नैनोमीटर क्या होता है, बहुत ही छोटा मीटर। इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे, नैनो पर एक गाड़ी का भी नाम रखा गया है, क्योंकि उसका जो आकार होता है वो उतना छोटा नहीं होता, बट तुलनात्मक तरीके से छोटा होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं नैनो। छोटी गाड़ी पर अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब नैनो यानी छोटा हो गया, इसलिए आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप, जो बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रो भी छोटा होता है, तो नैनो छोटा होता है, माइक्रो छोटा होता है, पीको तो उससे भी छोटा होता है। जो आपका पीको है वो तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कहां गया पीको? ये रहा पीको। फेमटो उससे भी छोटा होता है, 10 की घात -15। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से किलो बहुत बड़ा होता है, मेगा बहुत बड़ा होता है, गीगा बहुत बड़ा होता है, टेरा तो उससे भी बड़ा होता है। पहले कैसे कार्ड आते थे? केबी में कार्ड आते थे, बात समझ में आ रही है? फिर कैसे आते थे? 128 MB का कार्ड, 256 MB का कार्ड, बात समझ में आई? फिर MB से कहां बढ़े? आगे GB के कार्ड। और अब कैसे आते हैं? पेन ड्राइव कैसे आती है, या आपकी जो हार्ड डिस्क है कैसी आती है? पहले GB में आती थी, अब मेमोरी किस में होती है भाई? टेराबाइट यानी कि TB में होती है। बात समझ में आ रही है? तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपको ये सब पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं आगे। ये वाला भाग आपने देख लिया, ये भाग भी आपने देख लिया। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने ये सब कुछ तो देख लिया, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जो राशियां हैं उसको देख लेते हैं, जो फिजिक्स में काम में आती हैं। अब इसमें से एक द्रव्यमान है और दूसरी आपकी जो है वो है भार। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है वो ध्यान से देखेंगे। भैया द्रव्यमान जो है ना, इसकी इकाई है आपकी किलोग्राम। तो द्रव्यमान की यदि आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो आपको यह बताना है कि किसी भी पदार्थ के अंदर, ठीक है, किसी भी पदार्थ के अंदर उसकी जो संयोजन है, कणों का जो संयोजन है, उसकी जो मात्रा है उसको अपन द्रव्यमान कहते हैं। भार अलग चीज है। द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम होता है इसकी, और कैसे लिखते हैं भैया? मास। और इकाई क्या है इसकी? केजी है। पर यदि आप भार की बात करोगे तो भार क्या है? तो भार है आपका वेट। भार क्या है आपका? वेट। और इसकी इकाई जो है वो क्या है आपकी? न्यूटन है। समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो जब आपसे कोई पूछता है कि भैया आपका वेट कितना है, बात समझ में आ रही है? जब आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, तो बेसिकली आप वेट नहीं बताते, आप क्या बताते हो? आप मास बताते हो। आपसे किसी ने पूछा, मान लेते हैं कि हमारे सामने जो है एक आदमी है जो कि है पप्पू। अब पप्पू से किसी ने पूछा कि भैया क्या है आपका वेट बताइए, तो पप्पू भी बताते भैया 75 किलो है, थोड़ा अभी ज्यादा हो गया है 72, कम हो गया है 72 हो गया है, ज्यादा हो गया है, ऐसा कुछ भी पप्पू बताता है। पप्पू जो है वो वेट नहीं बताता। पप्पू क्या बताता है? पप्पू बताता है मास। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स ये जो पप्पू है, राइट, ये वेट नहीं बताता, ये क्या बताता है? अपना मास बताता है। वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? गुरुत्वीय संवेग, गुरुत्वीय प्रवेग, जिसको आप गुरुत्वीय त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बात समझ में आ रही है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप और क्या कह सकते हो? आप उसको लगभग जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है पप्पू से पूछा जाता है वेट और पप्पू बताता है मास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब पप्पू हैं, क्योंकि हम सबसे पूछा जाता है वेट, मतलब मुझसे भी, आपसे भी, हम सबसे भी, राइट, हम सबसे पूछा जाता है वेट और हम लोग क्या बताते हैं स्टूडेंट्स? मास। तो एक बड़ी बेसिक जो है मिस्टेक नहीं कहोगे आप, इस चीज को हमने ऑप्ट करके रखा है, मान कर रखा हुआ है कि हमसे यदि कोई वेट पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे भाई? मास बताएंगे। बात समझ में आई? हमसे यदि कोई वेट पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे? मास बताएंगे। जैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हम जो डेली लाइफ है उसको टेक्निकली गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो अब ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज सिंपली स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही करोगे भाई स्टार्ट। बात समझ में आ रही है?
ऐसे ही आपने सुना होगा कि ये ना सबसे बेस्ट है, बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे बोला गया एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट आपने यदि बोल दिया तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसी कई सारी चीजें, उन्हीं में से एक है आपका कि जब आपसे वेट मास पूछना होता है तो आपसे क्या पूछ लिया जाता है? वेट। बात समझ में आ गई? तो आपका जो द्रव्यमान है जिसको हम मास कहते हैं, यार आपको हौच-पौच तो नहीं लग रहा? लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, रुको, हाँ रुको कर रहा हूं, रुको। ये देखो, एक तरफ मेरे पास द्रव्यमान है, मत हो कंफ्यूज, कंफ्यूजन जैसा तो कुछ भी नहीं है, पर ठीक है चलो। एक तरफ द्रव्यमान है मेरे पास और एक तरफ मेरे पास भार है। बात समझ में आ गई? अच्छा, द्रव्यमान जो है उसको अपन बोलते हैं मास, भार जो है उसको अपन बोलते हैं वेट। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। चलो, और आपका जो मास है इसकी इकाई जो है वो केजी है, भार जो है इसकी इकाई क्या है? भार जो है इसकी इकाई क्या है आपकी? तो भैया न्यूटन है, एन है। तो भार जो है वो एक प्रकार का बल है, भार जो है वो एक प्रकार का बल है, ठीक है। द्रव्यमान जो है वो कोई बल नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो कि mg होता है। तो जब बात भार की होगी तो इसका मतलब बल से है, जब बात द्रव्यमान की होगी तो इसका मतलब आपका मास से है, और इसकी इकाई जो है वो क्या होगी आपकी? केजी होगी, राइट। तो हमसे यदि कोई वेट पूछ रहा है तो बेसिकली हम उसको मास बता रहे हैं, हम उसको वेट नहीं बता रहे। मतलब यदि किसी का जो मास है, राइट, वो यदि किसी का 75 केजी है तो उसका वेट कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो वेट है वो कितना होगा। अच्छा, एक और चीज, रुको, ये जो जी है ना, ये अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बदलते रहती है। पूछो क्यों? भाई सभी जो ग्रह हैं उनका द्रव्यमान अलग अलग है, सभी का घनत्व अलग अलग है, तो सभी ग्रह क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीके से किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींचेंगे, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचेंगे। आपको यदि पता हो तो, जैसे कि धरती जो है, राइट, धरती जो है, धरती पर जी कितना है? तो भाई धरती पर जी है 9.8, और यदि आप मून यानी कि चंद्रमा का जी निकालेंगे तो वो कितना होगा? 9.8 डिवाइड बाय 6 होगा। तो चंद्रमा पे इसलिए आपने देखा होगा वो जो वीडियो है उसमें वो ऐसे कूदते रहते हैं और बड़े ऐसे कूदते हुए चलते हैं, क्योंकि वहां उतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि वो उसको उतनी स्पीडली अपनी तरफ खींच सके। बात समझ में आ रही है? तो सभी जगह पर क्योंकि जी की वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए वेट एक समान नहीं रहता, अलग अलग रहता है। ये सभी जगह पर एक समान रहता है और ये भिन्न हो सकता है। मतलब आप यदि चंद्रमा में जाएंगे तो वेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, भिन्न हो सकता है। 6 गुना कैसा हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। तो ये सब आपने फिजिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। इसकी बहुत ही बेसिक चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। बढ़ रहे हैं आगे, हो गया, ठीक है, पक्का कर लिया नोट। अब देखो, तो द्रव्यमान क्लियर है, भार क्लियर है, आगे से यदि कोई वेट पूछे तो मास ही बताओ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जो चीजें होती हैं वो सामान्यतः क्लासरूम में ही अच्छी लगती हैं। आप यदि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा लगाने लगोगे तो उससे क्या होगा कि सामने वाला बोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? पर आपको पता होना चाहिए, आप भले ही उपयोग ना करें बट आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको यदि आपने नोट कर लिया है तो ये एक ऐसी भौतिक राशि थी द्रव्यमान और भार, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं मूल संकल्पना में। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलिए हटाते हैं इसको और चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और अब है हमारे पास आयतन। और स्टूडेंट, जब भी बात आयतन की होती है तो इसमें यही बात आती है कि भैया जो पदार्थ है वो कितना आयतन घेरता है। या स्थान घेरता है, आयतन नहीं बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, स्थान घेरता है। तो कोई भी पदार्थ कितना स्थान घेरता है, इससे लेना देना है उसके आयतन के बारे में। किसके बारे में भाई? आयतन के बारे में। तो स्थान घेरने वाली जो चीज है, घेरता है। तो ये बात किसकी है? आपके आयतन की है, कि कोई भी पदार्थ जो है वो कितना आपका स्थान घेरता है। अब एक जादू दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिब्बा दिख रहा है उधर? पक्का? चलो आप देखो,
आयतन के ना आपको जो है 2 इकाई अपने दिमाग में फिट रखनी है। आयतन यानी कि आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इकाई नंबर 1, रंग बदलेंगे पक्का जी, इकाई नंबर 1 और ये है आपकी मीटर क्यूब, और इकाई नंबर 2 जो है ये है आपकी लीटर, जिसको हम लोग LT भी कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल L भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कहीं पर LTR या LTR भी लिखा रहता है, कहीं पर आपका कैपिटल L भी लिखा रहता है, तो ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब सुनो, यदि मेरे पास 1 मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब है इसका मतलब क्या हुआ भैया, लंबाई भी 1 मीटर होगी, चौड़ाई भी 1 मीटर होगी और ऊंचाई भी 1 मीटर होगी। मान लेते हैं कि ये पूरा 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है और ये भी आपका 1 मीटर का है। मान लिया ऐसा, 1 मीटर कितना होता है, लगभग इतना होता है। ये जो मेरा पूरा हाथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ऐसे हो जाता हूं मैं, राइट, तो इससे थोड़ा ही कम आपका 1 मीटर होता है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका 1 मीटर होता है, इसकी यदि अपन ने क्या कर दी, लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली। अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं टंकी लेकर लाता, कैसी वाली, ये ऐसी क्यूबिकल है ना। तो लंबाई 1 मीटर ले ली, चौड़ाई 1 मीटर ले ली, ऊंचाई 1 मीटर ले ली। और यदि हम उसकी टंकी बनाएंगे तो कैसी बनेगी, इतनी बड़ी टंकी अपने पास बनेगी और उसमें आएगा आपका 1000 लीटर। कितना आएगा? तो 2 आपकी इकाई है आयतन की, हमेशा याद रखिएगा, और भी बहुत सारी हैं, पर हम 2 चलन में लेंगे अगले 2 सालों तक। एक है इसकी मीटर क्यूब और दूसरी है आपकी लीटर। तो 1 मीटर क्यूब जो है आपका वो होता है 1000 लीटर के बराबर। बात समझ में आ गई? 1 मीटर क्यूब जो है आपका वो होता है 1000 लीटर के बराबर। मतलब ये कि यदि आपके पास एक ऐसी टंकी है जो कि आपकी क्यूबिकल है, राइट, जो कि आपकी कैसी है, तो भाई वो आपकी घनाकार है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि उसकी 1 मीटर है, तो उसके अंदर जो है 1000 लीटर पानी आने वाला है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। छोटे रूप में देख लेते हैं, तो आप सबके पास स्केल होगा, तो उसमें आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल होगा। तो आप यदि क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि आप ये 1 सेंटीमीटर का मैं बना रहा हूं यहां पर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि आप जानना चाहते हो ना, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कपूर। ये जो हमारा कैम्फर होता है, ठीक है, या फिर कैंपर, या फिर आपका जो कपूर होता है, कपूर आपने देखा होगा ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो वो कैसे रहते हैं भाई, घनाकार रहते हैं। तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के रहते हैं, तो उसके अंदर 1 मिलीमीटर पानी आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो लीटर है, मिलीमीटर है, ये सारी जो चीजें हैं, इसका लेना देना मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इन सबके साथ में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि कपूर का आप 1 क्यूब यदि लेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीमीटर पानी या जो भी चीज है वो आएगी। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से देखो लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब यदि है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1000 मिलीमीटर बोलेंगे या फिर 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी अपन अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें हैं, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस याद रखें, जब भी आयतन की बात होगी तो 2 चीजें होंगी, एक मीटर क्यूब। अब यदि मीटर आ गया तो डेसीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब आ गया। लीटर आ गया तो सेंटीलीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, सब कुछ आ गया। बात समझ में आई? तो 2 चीजें लिख देता हूं, उसको बस याद रखना, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे समझ में आने वाला है नहीं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 1000 लीटर का मतलब क्या होता है, देखो, तो 1000 लीटर होता है आपका 10 की घात या 1 मीटर क्यूब। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, 1 मिलीलीटर क्या होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। खत्म, खेल खत्म। तो बात समझ में आ गई? बस ये सारी कहानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आप एक ऐसी टंकी बनाते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, तो उसमें आने वाला है आपका 1000 लीटर पानी। इस तरीके से हम लीटर वाला जो पार्ट है उसको मीटर में, या फिर मिलीलीटर वाला जो पार्ट है उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। कहानी एकदम सिंपल है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आयतन का एक छोटा सा भाग देखा है।
पर क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं इसलिए जब तक हम सवाल नहीं लगाएंगे यहां से कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो इसको सब सिर्फ नोट कर लो, बाद में निपटा देंगे, है ना। चलो अब देखो, अब बात किसकी हो रही है भाई, घनत्व की हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप क्या करते हो, जब आप ये यहां पर एक ऐसी डिब्बा लेते हो, इस डिब्बे में जब आप पानी डालते हो, क्या डालते हो भाई, आप पानी डालते हो, राइट। तो यहां पर जब आप पानी डालते हो और उसके ऊपर आप तेल डाल देते हो, तो ये तेल तो नीचे जाता ही नहीं है, आप लाख कोशिश करते हो, आप दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हो, पर उसके बाद भी जो तेल है वो नीचे की तरफ नहीं जाता है। पर यदि आप इसमें एक पत्थर डालते हो तो पत्थर आपको यहां मिलेगा, पत्थर जो है वो आपको ये यहां कहीं पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। यदि आप इसमें पत्थर डालते हो तो पत्थर जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर है कहानी। तो अब यहां पर तीन चीजें हैं। आपने जब पानी के ऊपर तेल डाला तो पानी ऊपर ही अटक गया, पर यदि आपने पानी के ऊपर पत्थर डाला तो पत्थर नीचे की तरफ चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि भैया जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। कुछ ऐसी झील हैं, कुछ ऐसी जगह हैं दुनिया में, समंदर में, राइट, जहां पर जो नमक है वो बहुत ज्यादा है पानी के अंदर, इससे पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा नमकीन है। तो इसके कारण क्या होता है, पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और आप आसानी से वहां पर तैर सकते हो, क्योंकि यदि पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो पानी नीचे की तरफ रहेगा, तो आपको ज्यादा डूबने नहीं देगा, ऊपर की तरफ बल लगाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। ठोस चीज पर हम आसानी से खड़े हो सकते हैं, पानी पर हम आसानी से खड़े नहीं हो सकते, और हवा में तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। मैं ट्राई करता हूं, रुको, खड़े होने की, रुको, ट्राई करता हूं, मैं नीचे आ गया, क्योंकि भैया हवा का घनत्व बहुत कम है, तो हमारा वेट ज्यादा होने के कारण हम नीचे चले जाते हैं। पर ठोस जो है इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए हम ऊपर चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है कि जिसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा, वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व कैसा होगा, ज्यादा होगा, वो डूब जाएगा। वो देखो, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो कैसा होगा, आपका डूब जाएगा। तो ये जो बॉल आपको यहां पर बनी हुई दिख रही है बड़ी वाली, इसका घनत्व कम है तो ऊपर है। आपको ये नीचे एक जो छोटी वाली बॉल दिख रही होगी, लोहे की बेरिंग काइंड ऑफ, राइट, तो ये डूब गई क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। कुछ इसी का फायदा हमें मिलता है पॉल्यूशन को या प्रदूषण को कम करने में। कम तो नहीं कर सकते, पर अपने से दूर रखने में। आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 गैस है ये सीधे ऊपर चली जाती है, इसका मतलब ये कि इसका घनत्व कैसा है भाई, कम है, पर ऑक्सीजन जो गैस है वो नीचे की तरफ रहती है। यदि मैं यहां पर धरती बनाऊं इस तरीके से, यदि मैं यहां पर ऐसे पृथ्वी बनाऊं, राइट राइट राइट, यदि मैंने ये पृथ्वी बनाई है और यदि हमारे पास पृथ्वी का जो वातावरण है वो कुछ इस तरीके से है, तो जब भी आप देखोगे कि पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो जो हमारी धुआं होता है, गैसें होती है, वो कहां चली जाती है भाई, ऊपर, क्योंकि उनका घनत्व कम है। पर ऑक्सीजन गैस जो है वो कैसी रहती है, वायु जो है वो नीचे की तरफ ही रहती है, इसलिए हम सांस ले सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए वो नीचे रहती है। तो घनत्व की सीधी सीधी सी कहानी ये है, आपका द्रव्यमान कितना भी हो, राइट, आपका जो है आयतन कितना भी हो, पर घनत्व जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगी, वो ज्यादा नीचे की तरफ रहेगा। इसलिए आप यदि 1 kg यानी कि 1 किलो आप यदि रुई की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, तो वो इतने बड़े में आएगा। पर यदि आप 1 kg आयरन की बात करेंगे तो छोटा सा बाट बनेगा, देखा होगा आपने, है ना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, घनत्व का फॉर्मूला होगा क्या होगा, तो भाई घनत्व का फॉर्मूला होगा आपका द्रव्यमान, राइट, घनत्व का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला होगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन। बात समझ में आ रही है, नोट किया जाए। चलिए, तो डीप में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे सवाल हम इसके लगाने वाले हैं, और हम बढ़ते हैं आगे। यदि आपने इसको नोट कर लिया है तो अब देखो, अब बात किसकी हो रही है भाई, ताप की हो रही है। ताप क्या है, तो आपका टेम्परेचर है। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंड के समय पर तापमान कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपका जो तापमान है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है भौतिक गुणधर्म है। तापमान जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट भौतिक गुणधर्म है। पर ये जो तापमान है ये 3 अलग अलग तरीकों में दर्शाया जाता है, और वो 3 तरीके कौन से हैं, तो भैया डिग्री सेल्सियस है, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, और आपका केल्विन है।
बात समझ में आ रही है? तो कहां कहां उपयोग किए जाते हैं? तो जब भी हमको रूम का टेम्परेचर, बात समझ में आ रही है, जब भी हमें रूम टेम्परेचर या वातावरण के तापमान की बात करनी होती है, जब भी हमें बात करनी होती है वातावरण के तापमान की, राइट, तो हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जब भी हमें बात करनी होती है, फीवर जब आता है हमको, बुखार जब आता है, तो आपने सुना होगा कि 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, तो वो किस में होता है? वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। तो जब भी बात किसकी होती है? बुखार की होती है, हम तापमान जो है बॉडी का किस में मापते हैं भाई? फ़ारेनहाइट में। पर जब भी हमें जो है वैज्ञानिक, जब भी हमें विज्ञान में सवाल लगाने होते हैं, तो ना तो हम डिग्री सेल्सियस पर ध्यान देते हैं और ना ही हम जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्यान देते हैं। हम बात करते हैं केल्विन की, जो कि तापमान की क्या है? आपकी एसआई इकाई है। बहुत ही सिंपल, जो कि तापमान की क्या है स्टूडेंट्स? एसआई इकाई है। बस इतनी सी बात थी, ध्यान से देखिएगा। तो वातावरण का तापमान या हमारे आसपास का तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में, हमारी बॉडी का जब बुखार वगैरह होता है तो फ़ारेनहाइट में, और विज्ञान में जब हम सवाल हल करते हैं तो हम उसको केल्विन में मापते हैं, जो कि बेसिकली एसआई यूनिट है। बात समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता है कैसे मापेंगे सर, थर्मामीटर कहाँ है? तो थर्मामीटर भी है, ध्यान से देखिएगा। इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? हम पड़ोस में चलेंगे, यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां, जी हां। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, तीनों स्केल मैंने आपके सामने बना रखे हैं, इससे अच्छे अच्छे डायग्राम आपकी किताब में बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आप यदि देखेंगे तो मैंने यहां पर 4 अलग अलग तापमान बनाए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे नीचे जो है हमने बनाया हुआ है आपका जो जल है उसका गलनांक, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे? जल का जो गलनांक है उसको आप क्या बोलोगे? जल का जो गलनांक है उसको आप क्या बोलोगे? तो इसे आप बोलोगे क्या? आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जल का गलनांक, और कितना होता है भैया? कितने पर आपका जो है, वैसे बर्फ का गलनांक बोलेंगे, जल तो गला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो H2O का जो गलनांक है वो देखो, अब केल्विन में कितना होगा? तो 273 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 32 फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ गई? तो हम डिग्री सेल्सियस में जनरली सामान्यता है याद रखते हैं, पर यदि हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम बात करते हैं सामान्य ताप की। तो आपका भैया सामान्य ताप क्या होगा? तो 298 केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और यदि हम बात करें मानव या स्वस्थ मानव शरीर के तापमान की यदि हम बात करें, स्वस्थ मानव शरीर के तापमान की यदि हम बात करें, तो वो कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन में 310 होगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 होगा। तो वो 98.6 होता है, और जब फीवर आता है तो 98 से ऊपर चला जाता है, फिर 101 चला गया तो हम कहते हैं बहुत तापमान बढ़ गया, फीवर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या होगा? तो भैया ये जल का क्वथनांक है। तो क्या है? तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो जल है उसका क्या है भाई? आपका क्वथनांक है। बात समझ में आ गई? और ये H2O यानी कि बर्फ का, तो ये बर्फ का क्या है? गलनांक है। बात समझ में आ रही है? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 4 अलग अलग चीजों को हमने केल्विन में भी रखा है, डिग्री सेल्सियस में भी रखा है, और किस में रखा है? आपका फ़ारेनहाइट में भी रखा है। अब सवाल पैदा होता है कि यदि किसी चीज को मैं डिग्री सेल्सियस से किस में परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा, यदि मैं किसी चीज को डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित करने की कोशिश करता हूं केल्विन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। चलो ध्यान से देखना, आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? रुको, तो एक डिब्बा यहां बना लेते हैं, एक डिब्बा यहां बना लेते हैं, है ना? सिंपल है। और हम एक काम करते हैं, तो सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मानव शरीर का तापमान होता है, स्वस्थ मानव का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वस्थ मानव
शरीर। अब जो चीज मैं करने वाला हूं राइट, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही आसान है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहां से हटाते हैं और थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी तो हम बना लेते हैं एक बड़ा सा डिब्बा, ये लो। और आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपके पास 3 टाइप के स्केल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। देखो, आप जल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और गलनांक जानते हो, तो यदि आप ये जानते हो तो इससे क्या होगा, सबको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यार रुको जरा, तो कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो। एक बड़ा बॉक्स मैंने यहां पर बनाया हुआ है और एक छोटा बॉक्स मैंने यहां पर बनाया हुआ है। अब ये सही साइज का बना हुआ है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हम यदि डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो हायर लिमिट क्या है, 100 है राइट। यदि हम जल के रिस्पेक्ट में देखेंगे और यहीं से हमारा खेल चालू हो जाएगा। और यदि हम लोअर लिमिट की बात करेंगे तो वो कितनी है आपकी, 0 है। तो आप कुछ मत करो, डिग्री सेल्सियस के लिए लिख दो 100 माइनस 0 डिवाइड बाय कितनी इकाई है भैया, तो 100 इकाई है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 100 है, बराबर केल्विन के लिए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो केल्विन के लिए ध्यान से देखिएगा, केल्विन के लिए ये यहां पर जो है 273 और 373.15 है, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम क्या करते हैं 0.15 को यहां नहीं लिख रहे हैं। जब तक बोला ना जाए तब तक 5.15 लगाने की जरूरत नहीं है। यदि बोल दिया गया है तो फिर पक्का आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं 373 माइनस 273 डिवाइड बाय, दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, तो वही 100 है। कुछ इसी तरीके से आप यदि केल्विन का देखोगे तो जो हायर लिमिट है वो 212 है और लोअर लिमिट आपकी 32 है। तो आपने क्या किया, 212 में से 32 को घटा दिया और दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 212 में से आप यदि 32 को घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना भी, 180 आ जाएगा। तो ये रहा आपका एक अनुपात। आप इतना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको ये वाली चीज पता है। आपको जल को ध्यान में रखना है, अब कुछ नहीं करना है आपको। सबकी जो अपर लिमिट है उसको एक बार में बदल देना है। मतलब अब ये डिग्री सेल्सियस वाली थी तो आपने क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा, डिग्री सेल्सियस वाली जो थी उसके लिए आप ऐसे कर दो। देखो ये तो 0 हो गया, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो C डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, रुको, C डिवाइड बाय आपका 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 373 जहां था तो फ़ारेनहाइट की बात हो रही थी, नहीं केल्विन की बात हो रही थी, तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय कितना हो गया भैया, 100 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो भैया ये अनुपात बनाना स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबकी अपने को हायर लिमिट पता है, सबकी हमको लोअर लिमिट पता है, तीनों की पता है। तीनों को हमने आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। आप सबका निकाल कर देखो, एक आंसर आ रहा होगा, अनुपात एक समान है, 100 बाय 100, 100 बाय 100, 180 डिवाइड बाय 180, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। नीचे से कछु कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या निकलेगा, तो क्या निकलेगा, 20 निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो अब देखो, तो क्या हो जाएगा, तो ये रहा अपना, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाय 20 बराबर K माइनस 273 डिवाइड बाय आपका यहां पर 20 नहीं, सॉरी 5, 20 निकल रहेगा तो 5 आ जाएगा, 5 बराबर यहां पर आ जाएगा F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। क्या आप ये कर लोगे, खत्म खेल। बात समझ में आ गई। तो ये सामान्य सूत्र है, इस सामान्य सूत्र के हिसाब से आप किसी भी एक स्केल को तापमान के दूसरे स्केल में परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तापमान के किसी भी एक स्केल को तापमान के दूसरे स्केल में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो एक काम करो, अच्छा एक और चीज भैया, बड़ी कक्षाओं में अब छोटी कक्षा वाली गलती मत करना। स्टूडेंट्स होता क्या है, कक्षा 9वीं 10वीं में सिलेबस कम होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझकर वो चीज करते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको क्या करते हैं भाई, रट लेते हैं। बड़ी क्लास में आप ये गलती ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स आपको बन जाएंगे, पर सिलेबस इतना ज्यादा होता है, आसान होता है, ज्यादा होता है कि आप पूरा नहीं रट पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी चीज को रटे ना, इन सारी चीजों को देखकर हर चीज को आप डिजाइन करने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है। तो आप इस स्केल को देखकर ये बना लोगे,
उसके बाद यहां जहां पर 100 है, 373 है और 212 है, उसकी जगह पर सी के एफ लिख दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, के एफ सी, हाँ के एफ सी तो बन जाएगा यार, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग, के एफ सी से याद रख लो आप, है ना। अच्छा एक और चीज, अब वो शून्य उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब 20 सब में से कॉमन निकाल लिया, तो ये जो अनुपात है वो हमें ऐसा दिखने लगेगा, और यदि ऐसा दिखने लगेगा तो यहां पर हो गया टेम्परेचर के स्केल का पूरा खेला खत्म। कैसे? देखो ये चीज आपने यहां पर लिख ली। अब यदि आपने ये यहां पर लिख लिया और यदि आपसे कोई बोलता है कि अब आप जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करके दिखाओ, तो बड़ा ही आसान है। कैसे है? ध्यान से देखो, एक सवाल करवा देता हूं, एक दो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो। पक्का कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या था ये? तो ये था आपका C डिवाइड बाय F बराबर, और क्या था भैया, यहां पर आते हैं, और क्या था, तो C डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय 5। चलो K माइनस 273 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। यही तो था, हाँ यार यही तो था। ठीक है, किससे किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। मैं बदल के दिखाता हूं, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस और आपको परिवर्तित करना है किसमें? केल्विन में। तो जहां 20 डिग्री सेल्सियस दिया है वहां पर आप 20 लिख दीजिए, और किसमें? तो आपका फॉर्मूले का ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C डिवाइड बाय 5 बराबर K माइनस, देखो ना बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, कर लिया आपने। अब भैया डिग्री सेल्सियस तो दिया हुआ है, तो यहां पर आप 20 लिख दो। डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप इसको क्या लिखोगे? ये लो ये लो ये लो, आप इसको 20 लिख दो, जैसा मन चाहे वैसे लिख दो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, K इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 में जोड़ा 273, 0.5 15 भी जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ गया आंसर। कुछ समझ में आया? बहुत ही आसान है। तो आपको जो भी करना है आप आपस में क्या कर लो भैया, खेल लो। कैसे? चलो अब मान लेते हैं ये पहला सवाल था। अब दूसरे क्वेश्चन में कोई बोल रहा है कि 30 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे करोगे? सिंपल सी बात, ये कर लिया नोट, ठीक है। चलो यदि ये नोट कर लिया तो इसको हटाते हैं, यहां से जगह चाहिए अपने को, है ना। तो बहुत तो आसान है। तो 30 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे करोगे? तो ऐसा सूत्र उठाओ जिसमें डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, तो उठ गया ना, ये लो ना, C डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। कुछ भी याद नहीं करना है, ये सब बनाकर दिखाया हूं आप लोगों को। किसमें दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में। कहां दिया है? ये दिया है, तो F की जगह 30 आ जाएगा। ये लो, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा। हो गई ना बात, हो गया ना बल्ले बल्ले, यस और नो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सीधी सी बात है, C इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 में से 32 गया -2। रुको एक मिनट, 5 को ऊपर भेज देते हैं, 9 को नीचे भेज देते हैं, और यहां पर हो जाएगा कितना? 30 में से 32। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। भयंकर आसान टॉपिक है, आप आसानी से किसी भी एक स्केल को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। एक बार और देख लेते हैं। देखो आपसे दूसरे सवाल में पूछा गया था कि 30 फ़ारेनहाइट है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आपको परिवर्तित करना है डिग्री सेल्सियस में। आपने कहा कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहां से ये डिग्री सेल्सियस वाला उठाया, आपने यहां से फ़ारेनहाइट वाला उठाया, और दोनों का आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, दैट्स ऑल। इक्वेट जैसे आपने किया, ये खेल निकल कर आया। फ़ारेनहाइट गिवन था, वैल्यू पुट कर दी, सेल्सियस पे निकालना था, वैल्यू निकाल ली, दैट्स ऑल, हो गया खेल। तो ऐसा करके आप किसी को भी, मतलब 6 फॉर्मूले यहां पर बनेंगे। केल्विन का डिग्री सेल्सियस, केल्विन का फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का केल्विन, डिग्री सेल्सियस का केल्विन, डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट। 6 फॉर्मूले बनेंगे। आप पूरे 6 फॉर्मूले इस अकेले एक जो आपका ब्रह्मास्त्र है वहां से निकाल सकते हो। तो ये है आपका रामबाण। तो ये क्या है? तो ये है स्टूडेंट्स रामबाण सूत्र। तो ये क्या है आपका? ये है आपका रामबाण सूत्र। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, नोट कर लो। चलो कर लिया नोट?
ठीक है, अब वो सारे 6 फॉर्मूले देख लेते हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी यदि आपसे कोई सवाल पूछता है तो वहां पर। और ये रहे सारे फॉर्मूले। मान लेते हैं कि आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है, तो आप ऐसे कर दोगे। तो इन सारे 6 फॉर्मूले को भी लिख लो, याद मत करना, बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो नोट किया जाए। ठीक, अब जो है आने दो क्वेश्चन इस टॉपिक से, देख लेंगे, आपको अपने से बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेंगे और भी अच्छी बात है, मैं करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सारी चीजों को कर लेंगे। इस टॉपिक को बढ़िया से हमने कंप्लीट कर लिया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और चल रहे हैं आगे। तो तापमान वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा लेंदी था, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पर इसके लिए हमने रामबाण इलाज जो है वो निकाल दिया है। चलो, तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी इसमें हमने ये देखा था कि भैया आपके जो गुणधर्म होते हैं द्रव्य के, उसकी भौतिक कौन से गुणधर्म होते हैं जो हमें जानना जरूरी है, ये एसआई इकाई क्या होती है, ये सारी चीजों को आज हमने देख लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि यदि हम मापन करेंगे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आएंगी, राइट, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, और वो कष्ट क्या है, आपको जाना पड़ेगा गूगल में और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। अब जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे आपके सामने खजाना होगा आपके पूरे सिलेबस का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दो चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास कौन सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेबस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड क्या है, सब कुछ अवेलेबल है क्वालिटी कंटेंट के साथ में, 100% फ्री। नो कूपन, नो पैकेज, नो रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं। क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए, मतलब ओटीपी भी नहीं आने वाली आपके फोन पे। बात समझ में आ रही है? हमको कुछ डेटा चाहिए ही नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम पढ़ाएंगे और रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो जैसे कक्षा 10वीं के लिए आप देख रहे हो, ऐसी कक्षा 11वीं के लिए भी होगा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, बस क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब क्योंकि अभी इनिशियली क्लास 11th है तो अभी हमने उसको अपडेट नहीं किया है, पर आप याद रखो कि जब भी हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम एक चैप्टर को हर तरीके से करेंगे कवर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं और 10वीं में भी मुझसे ही पढ़े हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उन्हें पता है कि हम हर चैप्टर को हर तरीके से पढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं, सारे टॉपिक वाइज, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, 1 शॉर्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, रिएक्शन सीरीज, मिनी जानकारी सीरीज, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी जो क्लास है आज की वो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ऐसा ही कुछ क्लास 11th के लिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो रेडी कर देंगे, जहां से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि आपकी जो क्लास है, आज की जो क्लास है, वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगली जो क्लास है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी अवेलेबल होगी सभी प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब ऐप पर, वेबसाइट पर और यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात को, क्योंकि आपका नया सत्र शुरू हो चुका है, टेंशन आपको थोड़ी बहुत हो रही होगी मोटी मोटी किताबें देखकर, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही कैजुअल तरीके से हम निपटाने वाले हैं हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को। बात समझ में आ रही है? तो मैं बात कर रहा हूं आपसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जहां पर आपको मिलती है कक्षा 6वीं से लेकर 7वीं से लेकर 12वीं तक पूरी की पूरी जो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी बोर्ड है, कोई भी विषय है, कोई भी अध्याय है, कोई भी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपकी सारी तैयारी करवाएंगे, नॉट टू वरी। बात समझ में आ गई? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।